हेलो गाइस, यह एक न्यू स्टोरी है। इसे स्टार्ट करने से पहले चलिए एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन से आपको मेंबरशिप चैनल ज्वाइन करने या ना करने की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो गाइस, मैं जो स्टोरीज़ अपलोड करती हूँ उसमें लगभग 2000 से 2500 चैप्टर्स होते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मैं सभी स्टोरीज़ के डेली 30 चैप्टर अपलोड करती हूँ। एक दिन में 30 चैप्टर यानी 1 मंथ में एक स्टोरी के 900 चैप्टर हो गए। इस हिसाब से 3 मंथ में टोटल 2700 चैप्टर हो गए। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्टोरीज़ के 2000 से 2500 चैप्टर्स तक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इस हिसाब से एक स्टोरी को कंप्लीट होने में 3 मंथ लगते हैं। और मैं अपने चैनल पर 6 स्टोरी रोज़ाना अपलोड करती हूँ। तो इस हिसाब से 3 मंथ में सभी स्टोरीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। और मेरा मेंबरशिप प्राइस 79 रुपीज़ है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 मंथ का एक स्टोरी का प्राइस होगा 14 रुपीज़ लगभग। और इसे 3 मंथ से कैलकुलेट करें तो लगभग 42 रुपये होंगे। तो इस हिसाब से 42 रुपये में आप एक पूरी नॉवल सुन लेते हैं। और यह प्राइस उन नॉवेल्स के लिए है जो अभी टेलीग्राम चैनल पर कंटिन्यू की जा रही हैं। और जो पहले से कंप्लीट हैं उनका तो प्राइस ही नहीं लगा। जो कि आप लोग बाद में ज्वाइन करते हैं तो पहले जो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है वह कंप्लीट ही रहेगी। प्राइजेस न्यू स्टोरीज़ पर लागू होती हैं। आप लोगों में से कई लोग मुझे यूट्यूब पर स्टोरीज़ अपलोड करने के लिए कहते हैं। पर गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने यह चैनल स्टार्ट की थी ताकि मैं कुछ अर्निंग कर सकूं। और यूट्यूब पर इस तरह के चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। और अगर चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगी। अगर मुझे चैनल मोनेटाइज कराना है तो मुझे डेली सिर्फ एक ही स्टोरी का चैप्टर अपलोड करना होगा। और उसमें एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ताकि यूट्यूब के कंडीशन के अकॉर्डिंग वीडियो एडिट हो सके। और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। या तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर सकती हूँ या उसे एडिट कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया था ताकि मैं स्टोरी एडिट करने में टाइम वेस्ट ना करके कम वक्त में ज़्यादा स्टोरीज़ अपलोड कर सकूं। तो गाइस, अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप एक नॉवल के लिए समय बिताते हैं तो कोई फर्क नहीं। मैंने सुना है कि तुम पहले जेल जा चुकी हो। हम एक 5 स्टार होटल हैं जो सिर्फ संभ्रांत लोगों की सेवा करता है। हम दागदार पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकते। शानदार मेकअप वाली फैशनेबल पोशाक पहने मानव संसाधन प्रबंधक ने कहा। हालांकि उसने नेक चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी घृणा ने उसके असली इरादे जाहिर कर दिए। शेन निंग इस होटल में सफाई कर्मी थी। वह रोजाना लगन से काम करती थी, बस गुजारा करने के लिए। अब उसे पता था कि उसके जाने का समय आ गया है। कई बार ऐसा हुआ कि जब भी बॉस को पता चलता था कि वह जेल में रह चुकी है, चाहे उसने पहले कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, वे उसे बेरहमी से नौकरी से निकाल देते थे। मानव संसाधन प्रबंधक ने कपटपूर्ण लहजे में कहा, हालांकि हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने अपना अतीत छिपाया है, इसलिए हम आपको कोई विच्छेद मुआवजा नहीं दे सकते। शेन निंग ने अपने हाथ में कपड़ा कसकर पकड़ लिया। वर्षों के परिश्रम से उसके हाथों पर अनगिनत छोटे छोटे घाव हो गए थे और पानी छूने पर उनमें बहुत दर्द होता था। मैनेजर साहब, मैं समझ गई। इतने समय तक देखभाल करने के लिए धन्यवाद, शेन निंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी सीधी कमर अब थोड़ी झुकी हुई थी। उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधक को देखकर मुस्कुराया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। वह महिला उसकी अचानक मुस्कान देखकर अचंभित रह गई और बिना सोचे समझे बोल पड़ी, ये स्पष्ट है कि जब तुम जवान थी तब तुम बेहद खूबसूरत रही होंगी। इसीलिए उन अफवाहों का होना स्वाभाविक है। शेन निंग का हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुका। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, दरवाजा पूरी तरह बंद न होते हुए ही खुल गया। बाहर होटल के कई सहकर्मी जमा थे। भीड़ को देखकर महिला और भी उत्साहित हो गई और उसने गर्व से वह जानकारी प्रकट की जो उसने पता लगाई थी। मैंने सुना है कि जब आप जवान थी तब आप जनरल यूनियन डांस ट्रूप में थी।
आपके रूप रंग की वजह से आपकी जीवन शैली संदिग्ध थी। आप बिना शादी के गर्भवती हो गई और आपने गर्भपात करवा लिया। आपने एक विवाद खड़ा किया और आपको जनरल यूनियन डांस ट्रूप से निकाल दिया गया। किसी को चोट पहुंचाने के आरोप में आपको 10 साल की जेल हुई। क्या ये सच है? शेन निंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा और उसकी पहले से ही धुंधली आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि यह सच नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? क्या मैं सही हूँ? ये सच था कि वह जेल में रह चुकी थी, जिसे शेन निंग नकार नहीं सकती थी। अगर उसे पुनर्जन्म मिलता तो वह इतनी मूर्खता कभी नहीं करती। हाँ, उसका जवाब सुनकर उसके आसपास मौजूद सभी सहकर्मियों के चेहरे के भाव बदल गए। शेन निंग ने उनकी तरफ नहीं देखा। वह पहले से ही जानती थी कि उनकी निगाहें कैसी होंगी। होटल के लॉजिस्टिक्स विभाग से निकलकर वह अपने साधारण सामान को लिए हुए लड़खड़ाते हुए पार्किंग की ओर चल पड़ी। एक मोड़ पर वह बाल एक कार की चपेट में आ गई। ब्रेक की तेज आवाज से वह चौंक कर जाग गई। यह अनुसंधान संस्थान की एक विशेष कार थी। इसमें बैठने वाला व्यक्ति उच्च पदस्थ ही होना चाहिए था। वह डर के मारे झट से उठ खड़ी हुई और ड्राइवर का सहायक उसकी हालत देखने के लिए जल्दी से बाहर निकला। क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? शेन निंग ने सिर हिलाया। यह उसकी अपनी लापरवाही थी। वह दूसरों को दोष नहीं दे सकती थी। मैं ठीक हूँ। आपकी हालत बहुत खराब लग रही है। क्या आप अस्पताल जाना चाहेंगे? सहायक ने चिंता से पूछा। शेन निंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कार की पिछली खिड़की नीचे हुई, जिससे एक सलीके से सजा हुआ चेहरा दिखाई दिया। अंदर बैठी खूबसूरत महिला ने सहायक को आवाज दी, श्याओ काओ, चूंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, तो सचमुच उन्हें जरूरत नहीं है। हमें जल्दी है। जी महोदया, मैं आ रहा हूँ। ज़ियाओ काओ ने शेन निंग से क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माफ कीजिए, हमारी महोदया नाराज हैं। मुझे अब जाना होगा। श्याओ काओ के शब्दों में से शेन निंग को केवल एक ही शब्द याद रहा, लेडी। उसने कार में बैठी महिला को असीम घृणा से भरी खाली आंखों से देखा। वह किम कुइफेन थी, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने जो भी गलतियां की थी, उन सबका संबंध उससे था। क्या वह एक शोधकर्ता की पत्नी बन गई थी? अध्याय 2, अध्याय 002, 1983 में वापसी कार के अंदर बैठी किम कुइफेन को शेन निंग की निगाहें महसूस हुई और उसने अपना सिर घुमाकर उसे अजीब नजरों से देखा। दशकों से उनका आमना सामना नहीं हुआ था और शेन निंग इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। किम कुइफेन को बस इतना लगा कि वह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। जैसे ही किम कुइफेन ने अपना सिर घुमाया, शेन निंग की नजर उसके बगल में बैठे उस आदमी पर पड़ी। शेन जियांगुओ। श्री शेन, मुझे खेद है। ज़ियाओ काओ ने शेन जियांगुओ से माफी मांगी, फिर कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। अचानक मिली इस खबर से शेन निंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी और इलाज की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अब वह दर्द से कराहते हुए खुद को घसीट रही थी, किसी भी तरह के झटके सहन करने में असमर्थ थी। कार तेजी से आगे बढ़ गई और शेन निंग निराशा में डूबकर गिर पड़ी। कार के पीछे एक और काली जीप थी। जीप अचानक रुक गई और एक लंबा चौड़ा, प्रभावशाली दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी आगे की यात्री सीट से कूदकर बाहर निकला। कैप्टन जू। ड्राइवर ने उसे कार से बाहर निकलते देख घबराहट में चिल्लाया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने गिरी हुई शेन निंग को उठाया और उसका चेहरा देखकर अपनी मोटी भौहें सिकोड़ ली। शेन निंग मौत की कगार पर थी। उसने आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया और जब उसने उसे पकड़े हुए आदमी को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। क्या ये जूकीगान था? क्या आप शेन निंग हैं? जूकीगान ने कहा, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। शेन निंग के भीतर एक अथाह दुख उमड़ आया। शेन जियानगुओ ने उसे पहचाना नहीं और किम कुइफेन ने भी नहीं। अंत में जिस व्यक्ति से उसने कभी सगाई तोड़ी थी, जूकीगान, उसी ने उसे पहचाना। भावभंगिमाते चेहरे के साथ जूकीगान उसे कार में ले गया। पीछे की सीट पर बैठा एक और अधेड़ उम्र का व्यक्ति यात्री सीट पर चला गया। अस्पताल के लिए? जी हाँ, कैप्टन जू। उन्होंने गाड़ी घुमाई और पीपुल्स हॉस्पिटल की ओर चल पड़े। किगान, आपको इतना दयालु देखना दुर्लभ है। वह शेन निंग है। जूकीगान ने आह भरी। यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से वे आए थे। शेन निंग। तो अभी शेन जियांगुओ उसे पहचान नहीं पाया। इतने वर्षों के इंतजार के बाद भी वह उसे पहचान नहीं पाया। 2016 की सर्दियों में शेन निंग ने उस व्यक्ति की बाहों में अंतिम सांस ली जिसे वह कभी खो बैठी थी। भव्य सभागार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी 80 के दशक के परिधानों में सजे हुए थे। शेन निंग ने खचाखच भरे सभागार को देखते हुए पलकें झपकाईं। क्षण भर के लिए वह असमंजस में पड़ गई कि वह कहां और कब है। उसे याद था कि उसे लाइलाज कैंसर था और उसकी मृत्यु जूकीगान की बाहों में हुई थी, लेकिन पलक झपकाने मात्र से वह यहाँ कैसे पहुंच गई? अचानक सभागार में उसकी नजर एक बड़े बैनर पर पड़ी जिस पर लिखा था 1983 के मध्य शरद उत्सव का जश्न। ये शब्द उसे बिजली के झटके की तरह लगे, जिससे वह चक्कर और भ्रम की स्थिति में आ गई। क्या वह 1983 में लौट आई थी? शेन निंग सभागार के गलियारे में असमंजस में खड़ी थी। जनरल यूनियन के अनुकरणीय साथी मध्य शरद उत्सव समारोह देखने के लिए वहां आए हुए थे। कई श्रमिकों ने उसे देखा और शर्मिंदगी भरे भाव दिखाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वे देखते रहने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन एक झलक पाने की इच्छा को रोक नहीं पा रहे थे। 18 वर्ष की शेन निंग ने अभी तक उन कठिनाइयों, परेशानियों और पीड़ाओं का अनुभव नहीं किया था जो उसका भविष्य थी। वह एक खिलते हुए गुलाब की तरह थी, कोमल और नाजुक, मानो किसी भी क्षण खिल उठे। वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी भोली निगाहें बेहद मनमोहक थीं। सभागार बड़ा था और कई कर्मचारी अचानक प्रकट हुई इस लड़की को छुपकर देख रहे थे। भीड़ के बीच बैठे हुए जूकीगान ने शेन निंग को भी देखा। उसकी घनी काली भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा उमड़ आया। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे कोहनी से हल्का सा धक्का दिया और चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है? क्या तुम उसे जानते हो? जूकीगान ने अपना सिर हिलाया। वह उसे नहीं जानता था, लेकिन वह उसे जानी पहचानी लग रही थी। अध्याय 003, अप्रशंसनीय। हे भगवान! शेन निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोल चेहरे वाली एक लड़की घबराकर दौड़ती हुई आई। खचाखच भरे सभागार को देखकर वह इतनी शर्म से लाल हो गई कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। शेन निंग ने खुद को संभाला और अनिश्चितता से कहा, होंग मेई, प्रदर्शन शुरू होने ही वाला है और कप्तान तुम्हें मंच के पीछे नहीं ढूंढ पा रहा था और वह गुस्से से फटने ही वाला था। झांग होंग मेई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाने के लिए तैयार हो गई।
झांग होंगमे ने बचपन से ही बहुत शारीरिक श्रम किया था और वह बहुत बलवान थी, जिससे शेंग निंग के हाथ में उसकी पकड़ से दर्द होता था। अब जाकर उसे अपने पुनर्जन्म की वास्तविकता का एहसास हुआ। आप मोर्चे पर क्या कर रहे हैं? जनरल यूनियन लोगों को मोर्चे पर आने की अनुमति नहीं देती, खासकर तब जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से टकरा सकते हैं और मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेंग निंग को याद आया कि वह मोर्चे पर क्यों आई थी। वह जू कीगान को ढूंढकर यह स्पष्ट करना चाहती थी कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसके गृहनगर से उसके पिता ने पत्र लिखकर कहा था कि वह उसकी शादी एक दोस्त के बेटे से करवाना चाहते हैं, जिससे वह घबरा गई थी। उस समय वह युवा और अभिमानी थी, अपनी सुंदरता पर भरोसा करती थी और एक फीनिक्स बनने का सपना देखती थी। किन कुइफेन के उकसावे पर वह समारोह के दौरान निर्लज होकर आगे बढ़ी ताकि जू कीगान को ढूंढकर उसे हार मानने पर मजबूर कर सके। अपने पिछले जन्म में इस घटना ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि कई नेता वहां मौजूद थे। जू कीगान एक नायक थे जो दक्षिणी सीमा पर एक बचाव अभियान से अभी लौटे थे। उन्हें जीवित यम के नाम से जाना जाता था और जनरल यूनियन डांस ट्रूप की लड़कियां उनसे बहुत डरती थी, उन्हें देखकर सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करती थी। अपने पिछले जन्म में जू कीगान का नाम सुनते ही शेंग निंग का पूरा शरीर कांप उठता था। उसने कभी भी इस विवाह के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पिता ने ही विनम्रतापूर्वक ये प्रस्ताव रखा था। शेंग निंग के दिल में एक गहरा दर्द उठा, एक असहनीय अपराध बोध ने उसे लगभग डुबो दिया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसकी सौतेली बहन ने गांव के मुखिया के मूर्ख बेटे से शादी की थी, जिससे शेंग निंग को जनरल यूनियन डांस ट्रूप में शामिल होने का मौका मिला था। लेकिन अपने ही कर्मों के कारण वह एक दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। मंच के पीछे लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के इंतजार करने के बाद किन कुइफेन का धैर्य भंग हो गया और वह चुपके से आगे की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि शेंग निंग सबकी निगाहों का केंद्र थी और उसके मन में क्रोध की आग भड़क उठी। हम्फ, तुम चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, शेन जियानगुओ का तुम्हारे प्रति आकर्षण तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने और तुम्हें गली का चूहा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। किन कुइफेन ने अपनी आंखों में छिपी धूर्तता को छुपाया, अपनी करीने से गुंथी हुई चोटियों को सीधा किया और चिंतित भाव से आगे बढ़ी। निंग निंग, क्या हुआ? क्या तुमने वो बात कही? किन कुइफेन ने चिंता से पूछा। शेन निंग का उत्साह फिर से जागृत हो गया और उसकी पहले की अचंभित आंखें चमकने लगी। तब तक वे हॉल के निकास द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन कई कर्मचारी अब भी चुपके से उसे देख रहे थे। उसकी चमकीली आंखों को देखकर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जू कीगान भी खुद को एक बार फिर देखने से रोक नहीं पाए। क्या कहा? शेंग निंग ने बिना पलक झपकाए किन कुइफेन को घूर कर देखा। बिल्कुल, तुम जू कीगान से शादी नहीं करोगी। किन कुइफेन ने ऐसे कहा जैसे ये कोई स्वाभाविक बात हो। उसके होठों के कोने पर थोड़ी सी उपेक्षा और छिपी हुई उम्मीद झलक रही थी। यह मूर्ख शेंग निंग अपनी भलाई नहीं जानती थी। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वह देश का सबसे बड़ा बचाव विशेषज्ञ है, वॉरवुल्फ रेस्क्यू टीम का कप्तान है, जिसने अनगिनत लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। अगर जू कीगान ग्रामीण इलाके में पैदा न हुआ होता तो वह भी उससे शादी करना चाहती। शेंग निंग हमेशा से उस पर हावी रही थी, इसलिए भले ही वह उसे हासिल न कर पाती, वह चुपचाप शेंग निंग को इतने अच्छे आदमी से शादी करते हुए नहीं देखती। शेंग निंग ने अपना सिर झुकाया और किन कुइफेन को ध्यान से देखा। मेरे पिता ने तो सिर्फ मेरी राय जानने के लिए एक पत्र भेजा था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जू कीगान कौन है। किन कुइफेन ने उत्साह से कहा, मुझे पता है, कुइफेन को पता है। किन कुइफेन मन ही मन कोसने लगी। वह बहुत लापरवाह हो गई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि शेंग निंग अपनी हठी प्रवृत्ति के साथ इस बारे में सोचेगी। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही वह भी उसके झांसे में न आए, लेकिन जब प्रदर्शन शुरू होगा तो उसके पास और भी कई चालें होंगी। मंच के आगे से वापस मंच के पीछे लौटते समय शेंग निंग को वाकई में कड़ी फटकार मिली। वह इसी साल जनरल यूनियन डांस ट्रूप में शामिल हुई थी और दूसरों के साथ घुल मिलने में अच्छी नहीं थी, इसलिए जब उसे फटकार मिली तो किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया। अध्याय 4 अध्याय 004 उपस्थिति दर्ज करना और फटकार लगाना। सौभाग्यवश आजकल अधिकांश लोग अभी भी बहुत सरल और ईमानदार हैं। अगर इसे बाद में बदला जाता तो कोई न कोई उसे कुचलने के लिए जरूर उत्सुक होता। डांट पड़ने के बावजूद शेंग निंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। नए सिरे से शुरुआत करने का एहसास वाकई बहुत अच्छा था। इस जीवन में वह पहले की तरह बिल्कुल भी स्वार्थी और सती नहीं होगी, उन चीजों के लिए नहीं लड़ेगी जो कभी उसकी थी ही नहीं। मरने से पहले मिले उस गर्मजोशी भरे आलिंगन को याद करते हुए शेंग निंग के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस जीवन में वह उस ठंडे, शांत, डरावने फिर भी गर्मजोशी वाले आदमी को फिर कभी याद नहीं करेगी। किन कुइफेन ने शेंग निंग को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जनरल यूनियन के भव्य समारोह में उपस्थित लोगों की सूची बहुत प्रभावशाली थी, यहाँ तक कि जनरल यूनियन के उच्च पदस्थ अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। जनरल यूनियन डांस ट्रूप के नेता भी आगे की सीटों पर बैठकर समारोह देख रहे थे। समय बीतने के साथ साथ मंच पर चहल पहल बढ़ती गई। शेंग निंग को जनरल यूनियन डांस ट्रूप में आए 1 साल से भी कम समय हुआ था। वह प्रशिक्षण के दौरान लापरवाही करती थी और दूसरों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे शुरू में प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अपनी खूबसूरती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और गुलाब जैसी कोमलता के कारण उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें चमक उठती थी। भले ही वह किसी काम की न हो, लेकिन उसकी उपस्थिति जनरल यूनियन डांस ट्रूप की प्रतिष्ठा को बढ़ा देती थी। आधुनिक संदर्भ में कहें तो उन्होंने अकेले ही मंडली की समग्र आकर्षण क्षमता को बढ़ाया। उनकी नृत्य मंडली जनरल यूनियन के अधीन थी, जो सांस्कृतिक विभाग की कियांजिन नृत्य मंडली से बिल्कुल अलग थी। कियांजिन नृत्य मंडली विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करती थी और आज रात का मुख्य प्रदर्शन कियांजिन नृत्य मंडली द्वारा ही आयोजित किया गया था। उनकी जनरल यूनियन डांस ट्रूप की नेता वेनेन सांस्कृतिक विभाग से आई थी और बचपन से ही उनका कियांजिन डांस ट्रूप के मुख्य नेता से मतभेद रहा था। आज का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा नृत्य दल जनरल यूनियन का नाम रोशन कर पाएगा या नहीं, यह आप सब पर निर्भर करता है। लगभग 40 वर्ष की वेनेन ने कहा, जो बेहद सलीके से कपड़े पहने हुए थी और उनके बाल करीने से जुड़े में बंधे थे। उनके होंठ थोड़े पतले थे और उनकी तीखी आंखों के कारण वे बेहद गंभीर और पहुंच से बाहर लगती थी। वेनेन को देखकर शेंग निंग अंदर ही अंदर उत्साहित हो गई। अपने पिछले जीवन में उस घटना के कारण जनरल यूनियन डांस ट्रूप से निष्कासित होने के बाद उसे विदा करने आने वाली एकमात्र व्यक्ति वेनेन ही थी, जो आमतौर पर उसे सबसे अधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी।
खासकर तुम, शेन निंग। अगर तुमने इस बार फिर मुझे शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगी। विनेन की नजरें चारों ओर घूमी और अंत में शेन निंग पर आकर टिक गईं। उसे इस लड़की पर सबसे ज्यादा अविश्वास था, हालांकि उसके सामान्य व्यवहार में उसे उसकी क्षमता भी नजर आती थी। विनेन की चेतावनी काफी निर्मम बल्कि कठोर थी। किन कुइफिन तमाशा देखने के लिए तैयार थी, लेकिन शेन निंग ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जिससे अंततः विनेन संतुष्ट होकर चली गई। विनेन के जाने के बाद उनके डांस ग्रुप की लीडर लू शियाओशुंग ने गंभीर चेहरा बना लिया और शेन निंग को भी तीखी नजरों से देखा। हाँ, ऐसी अदाओं के साथ वह स्पष्ट रूप से एक मोहक स्त्री थी। घर पर सभी ने शेन निंग के अनैतिक संबंधों के बारे में सुना था कि वह अपनी बदनामी के कारण शादी न कर पाने की वजह से जनरल यूनियन डांस ट्रूप में शामिल हुई थी। क्या उसे सचमुच लगता था कि उनका जनरल यूनियन डांस ट्रूप इतना अव्यवस्थित स्थान था? लू शियाओशुंग किसी भी हालत में ऐसी बदनाम महिला को यहाँ रहने नहीं देने वाली थी। शेन निंग ने लू शियाओशुंग की तीखी निगाहों को अनसुना कर दिया। अब उसके सारे विचार जुकेगान पर केंद्रित थे, तो भला वह किसी और चीज की परवाह कैसे कर सकती थी? अपने पिछले जीवन में वह हार जीत, किन कुइफिन से लड़ाई और लू शियाओशुंग से झगड़ा करने में ही इतनी मशगूल थी कि अंत में उसे इतना दुखद परिणाम भुगतना पड़ा। इस जीवन में वह न तो लड़ाई करेगी और न ही प्रतिस्पर्धा करेगी, लेकिन अगर किसी ने दोबारा उसे फंसाने की हिम्मत की तो वह इसका 10 गुना बदला लेगी। संक्षिप्त बैठक समाप्त हुई और आगे मेजबानों की जीवंत आवाजें और दर्शकों की उत्साही तालियां सुनाई देने लगी। वे मजदूर सच्चे लोग थे, उनकी तालियां इतनी गड़गड़ाहट भरी थी कि किसी के भी खून में उत्साह का उबाला जाता था। शेन निंग और अन्य लोग मंच से दूर एक सुनसान इलाके में कपड़े बदल रहे थे। इसके अलावा उनका जनरल यूनियन डांस ट्रूप कियांजन डांस ट्रूप के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्रस्तुति की शुरुआत नहीं करेंगे। अध्याय 5 शो शुरू होता है। सौभाग्य से अधिकांश लोग अब भी काफी ईमानदार थे। अगर यह घटना बाद में घटी होती तो निश्चित रूप से कोई न कोई उसे उसके बुरे समय में कुचलने के लिए उत्सुक होता। डांट पड़ने के बावजूद शेन निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। नए सिरे से शुरुआत करने का एहसास अद्भुत था। इस जीवन में वह पहले की तरह स्वार्थी और सती नहीं होगी, उन चीजों के लिए नहीं लड़ेगी जो उसकी नहीं है। मरने से पहले उस गर्मजोशी भरे आलिंगन को याद करते हुए शेन निंग के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। इस जीवन में वह उस ठंडे, शांत, डरावने, फिर भी गर्मजोशी वाले आदमी को फिर कभी याद नहीं करेगी। किन कुइफिन ने शेन निंग की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जनरल यूनियन के भव्य समारोह में उपस्थित लोगों की सूची असाधारण रूप से प्रभावशाली थी। जनरल यूनियन के सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे और जनरल यूनियन डांस ट्रूप के कई नेता पहली पंक्ति में बैठकर समारोह देख रहे थे। समय बीतने के साथ साथ मंच पर चहल पहल बढ़ती गई। शेन निंग को जनरल यूनियन डांस ट्रूप में आए 1 साल से भी कम समय हुआ था। वह आमतौर पर प्रशिक्षण के दौरान सुस्ती बरतती थी और दूसरों के साथ उसका तालमेल अच्छा नहीं था, इसलिए उसे प्रदर्शन के ज्यादा मौके नहीं मिले थे। लेकिन अपनी खूबसूरती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और गुलाब जैसी कोमलता के कारण उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें उसकी खूबियों को और बढ़ा देती थी, भले ही उसमें कोई और अच्छा गुण न हो। वह जनरल यूनियन डांस ट्रूप की शान बढ़ा सकती थी। आधुनिक संदर्भ में वह मंडली के लिए एक अकेली ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने दृश्य सौंदर्य को बेहतर बनाया। उनका नृत्य गायन दल जनरल यूनियन के अधीन था, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक विभाग के कियांजन नृत्य दल से काफी पीछे था। कियांजन नृत्य दल विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता था। आज रात का मुख्य कार्यक्रम कियांजन नृत्य दल द्वारा आयोजित किया गया था। उनकी जनरल यूनियन डांस ट्रूप की नेता वेनेन संस्कृति विभाग से थी और उन्होंने सुना था कि अपने युवावस्था में उनकी हमेशा कियांजन डांस ट्रूप के प्रमुख से अनबन होती रहती थी। आज का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी नृत्य मंडली जनरल यूनियन को गौरव दिला पाएगी या नहीं, यह आप सभी पर निर्भर करता है। वेनेन लगभग 40 वर्ष की महिला थी, जो बेहद सलीके से कपड़े पहने थी और उनके बाल करीने से जुड़े में बंधे थे। उनके होंठ थोड़े पतले थे और उनकी तीखी आंखें उन्हें बेहद गंभीर और पहुंच से बाहर दिखाती थी। वेनेन को देखकर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने पिछले जीवन में जब वह मुसीबत में पड़ गई थी और उसे जनरल यूनियन डांस ट्रूप से निकाल दिया गया था, तो वेनेन ही अकेली थी जो उसे विदा करने आई थी, जबकि वह आमतौर पर उसे सबसे नीचा समझती थी। खासकर तुम, शेन निंग। अगर तुमने इस बार फिर मुझे शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे गृहनगर वापस भेज दूंगी। वेनेन ने चारों ओर नजर घुमाई और अंत में शेन निंग पर अपनी निगाहें टिका दी। उसे इस लड़की की सबसे ज्यादा चिंता थी। वह उसके सामान्य व्यवहार को नापसंद करती थी, लेकिन मानती थी कि उसमें प्रतिभा है। वेनेन की चेतावनी सीधी और कठोर थी। किन कुइफिन इस नाटक का आनंद लेने के लिए तैयार थी, लेकिन शेन निंग ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, जिससे वेनेन प्रसन्न हो गई। वेनेन के जाने के बाद उनके डांस ग्रुप की लीडर लू शियाओशुंग, जो शेन निंग को सख्ती से देख रही थी, ने उसे घूरकर देखा। अरे, उसे देखो तो जरा, बड़ी चालाक है, उसने मन ही मन सोचा। उन सबने अफवाहें सुनी थी कि शेन निंग अपने गृहनगर में चरित्रहीन महिला के रूप में जानी जाती थी और अपनी बदनामी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह जनरल यूनियन डांस ट्रूप में शामिल हो गई थी। क्या उसे सचमुच लगता था कि जनरल यूनियन डांस ट्रूप किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए कोई जगह है? वह ऐसी महिला को यहाँ कभी रहने नहीं देगी। शेन निंग ने लू शियाओशुंग की शत्रुतापूर्ण निगाहों को अनसुना कर दिया। उसका सारा ध्यान जुकेगान पर केंद्रित था। पिछले जन्म में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। किन कुइफिन और लू शियाओशुंग से जीतने और झगड़ने की लालसा में डूबी हुई थी, जिसके कारण उसका दुखद अंत हुआ। इस जीवन में वह किसी भी चीज के लिए लड़ाई या प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी ने दोबारा उसे फंसाने की हिम्मत की तो वह दुगनी सख्ती से बदला लेगी। संक्षिप्त बैठक समाप्त हो गई। मेजबान की जीवंत आवाज और दर्शकों की उत्साहपूर्ण तालियां सामने से ही सुनाई दे रही थी। वे मजदूर, सच्चे और ईमानदार लोग थे। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि देखकर उत्साह से खून खौल उठता था। शेन निंग का चेंजिंग एरिया एकांत में था और स्टेज से काफी दूर था। इसके अलावा उनका जनरल यूनियन डांस ट्रूप कियांजन डांस ट्रूप के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, इसलिए उद्घाटन प्रस्तुति में स्वाभाविक रूप से उन्हें शामिल नहीं किया गया। अध्याय 006 अद्भुत प्रतिभा। लगभग 6 महीने पहले इस छोटी लड़की ने निडर होकर उसे अपने दिल की बात कही। उस समय उसने सोचा, इतनी हिम्मत वाली यह बेबाक लड़की कहां से आ गई। हालांकि उसने उसे ठंडे लहजे में मना कर दिया, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ी खुशी भी हुई।
इसके बाद हम जनरल यूनियन डांस ट्रूप द्वारा बटरफ्लाई लवर्स नामक नृत्य प्रस्तुति देंगे। लंबी पोशाक पहने हुए एंकर ने जोशीले स्वर में परिचय दिया। शेन निंग ने अपने दिल में उठ रही घबराहट को दबाते हुए गहरी सांस ली। उसने कई सालों से नृत्य नहीं किया था। हालांकि उसे बटरफ्लाई लवर्स गाना अभी भी याद था और बुनियादी बातें भी उसे आती थी, लेकिन जैसे ही वह मंच पर खड़ी हुई और नीचे मौजूद भारी भीड़ को देखा, घबराहट के मारे उसके पैर अचानक कांपने लगे। अपनी असाधारण सुंदरता के कारण उसे अस्थायी रूप से केंद्र में रखा गया था। किन कुइफेन बुरी तरह ईर्ष्यालु थी। शेन निंग के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसने घमंडी भाव दिखाया। दोनों एक ही कस्बे के थे और सात पले बड़े थे। वे जहां भी जाते शेन निंग हमेशा बदसूरत ही लगता था। ऊपर से तो वह शेन निंग से दोस्ती का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उससे बेहद नफरत करती थी। वह शेन निंग को पैरों तले रौंदने का सपना देखती थी। हम्फ, देखते हैं तुम कब तक घमंडी बने रहते हो। जल्द ही तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, शेन निंग का शरीर ताल के साथ सहजता से हिलने लगा। उसकी आत्मा और रक्त में समाई प्रतिभा ने उसे बिना सोचे समझे या ज्यादा सोचने की जरूरत के बिना ही पूर्ण तल्लीनता की अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी। यह अनुभूति अवर्णनीय रूप से अद्भुत थी। पिछले जीवन में जिस सुंदरता से वह वंचित रही, वह उसे इस जीवन में पुनः प्राप्त हो गई। शेन निंग के नृत्य की मुद्राएं सटीक और जोश से भरपूर थीं। नृत्य में पूरी तरह डूबी हुई, उनके चेहरे पर एक सुंदर और पवित्र आकर्षण झलक रहा था। वह एक नुकीले कांटेदार जंगली फूल से एक कोमल गुलाब और एक तेजस्वी ऑर्किड में रूपांतरित हो उठी। विनयिंग, तुमने एक अच्छी प्रतिभा को निखारा है। आगे की पंक्ति में बैठे यूनियन नेता ने विशेष रूप से यान विनयिंग को, जो मूल रूप से पीछे बैठी थी, आगे बुलाया। देश के लिए प्रतिभाओं का पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हालांकि यान विनयिंग को कुछ संदेह भी थे, और जब उन्होंने मंच पर शेन निंग को देखा तो अविश्वास से उनकी आंखें फटी रह गईं और उनका सामान्य गंभीर चेहरा गायब हो गया। वह जानती थी कि शेन निंग कितनी साधारण कलाकार थी। आज उसे मंच पर लाना महज अपनी इज्जत बचाने और संख्या पूरी करने का एक तरीका था। प्रारंभ में यान विनयिंग सक्षम, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली किन कुइफेन की खोज से संतुष्ट थी, लेकिन शेन निंग द्वारा अचानक प्रदर्शित असाधारण प्रतिभा ने उन्हें सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। बधाई हो विनिंग, एक मधुर महिला आवाज ने कहा। ये सू युन थी, जो क्यांजिन गीत और नृत्य मंडली की प्रमुख थी और उनसे कहीं उच्च पद पर थी। सू युन को देखकर यान विनयिंग को घृणा महसूस हुई और उसने उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे मुड़कर जाने लगी। संगीत की धुन के साथ शेन निंग के नृत्य कौशल में लगातार निखार आता गया और दूसरों के साथ उनका तालमेल बेमिसाल हो गया। बटरफ्लाई लवर्स एक बेहद चुनौतीपूर्ण नृत्य नाटक था, जिसे मंडली शुरू में करने में असमर्थ थी। यान विनयिंग का सू युन से प्रतिस्पर्धा करने का दृढ़ संकल्प ही था, जिसने उन्हें इसे करने का आदेश देने के लिए मजबूर किया, जिससे मंडली ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। अब शेन निंग के प्रभाव में सभी लोग पहले से बेहतर नृत्य करने लगे और स्वाभाविक रूप से वे खुश महसूस करने लगे। जबकि अन्य लोग प्रसन्न थे, किन कुइफेन प्रसन्न नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की कि वह सबसे खूबसूरत मुस्कान बिखेरे और सबसे आकर्षक अंदाज में पोज दे, लेकिन फिर भी वह शेन निंग की चमक के आगे फीकी पड़ गई और उसे बदसूरत बतख जैसा बना दिया। बचपन से लेकर जवानी तक नफरत से लाल, उसका चेहरा हमेशा एक जैसा ही रहा। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, शेन निंग का लोमड़ी जैसा चेहरा सबका ध्यान खींच लेता था। असल में किन कुइफेन बदसूरत नहीं थी, बल्कि ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर थी। अध्याय 7, अध्याय 007, स्कर्ट फाड़ना। जब वह छोटी थी तो उसे खूबसूरत दिखना बहुत पसंद था। वह शेन निंग से बेहतर सचने संवरने में माहिर थी और उसकी बातें भी मीठी थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामाजिक संबंध शेन निंग से कितने बेहतर थे, फिर भी वह सिर्फ शेन निंग के चेहरे पर ही ध्यान देती थी। किन कुइफेन को दर्शकों में बैठे शेन जियानगुओ की याद आई और उसके दिल में नफरत और भी भड़क उठी। वह एक नेता का बेटा था, ऊंचे खानदान का था, लेकिन उसमें कोई बुरी आदतें नहीं थी। वह शोध संस्थान में खूब पढ़ाई करता था और बेहद काबिल था। जिस दिन उसने उसे पहली बार देखा, उसी दिन से वह मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि उससे बार बार मिलने की कोशिश करने के बावजूद उसकी नजर कभी उस पर नहीं पड़ी। हालात और भी बदतर इसलिए हो गए क्योंकि उस नीच शेन निंग को भी वह पसंद था। शेन जियानगुओ जैसे बेहतरीन पुरुष को कौन सी स्त्री पसंद नहीं करेगी। इसलिए किन कुइफेन ने सारा दोष शेन निंग पर डाल दिया, जिससे उसके प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। जैसे जैसे वह इस बारे में और सोचती गई, किन कुइफेन अपने विचारों में खोती चली गई। जैसे ही नृत्य समाप्त होने वाला था, उसने चुपके से अपने द्वारा तैयार किए गए सोयाबीन शेन निंग के पैरों के नीचे फेंक दिए। नृत्य करते समय शेन निंग का पैर फिसल गया और उसके पिछले जीवन के दर्दनाक अनुभव उसके दिमाग में उमड़ आए। वह भयभीत हो गई, खुद को शर्मनाक तरीके से गिरते हुए, टखने में चोट लगते हुए और मंच पर सबके सामने किन कुइफेन पर बेकाबू होकर हमला करते हुए देखकर। नहीं, उसने कसम खाई कि वह इस दूसरे जीवन में वही गलतियां नहीं दोहराएगी। शेन निंग का शरीर अनियंत्रित रूप से आगे की ओर लुढ़क गया, मानो दुनिया घूम रही हो। उसने जेल में सीखी हुई फुर्ती से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। वह मंच से ठीक उसी क्षण गिर पड़ी जब वह एक शानदार समापन करने वाली थी, जिससे दर्शक दंग रह गए। जैसे ही वह मंच से गिरी, उसने किन कुइफेन के होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। शेन निंग के मन में अनिच्छा जाग उठी। जैसे ही उसका शरीर बेकाबू हो गया, उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों में समेट ली और किन कुइफेन का स्कर्ट पकड़ लिया। उसी क्षण एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वह गिर पड़ी। दर्शकों में बैठी यान विनयिंग गुस्से और चिंता दोनों से भरी हुई थी। शेन निंग को गिरते देख उसने लगभग अपनी सहायक को मदद के लिए बुला ही लिया था कि तभी उसने देखा कि बैठे हुए कई नेता उठ खड़े हुए। इससे पहले कि वह कुछ ठीक से देख पाती, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति तेजी से भागा और कुछ ही कदमों में मंच से कूद गया। हालांकि ये घटना इतनी अचानक हुई और वह बहुत दूर था, इसलिए वह गिरी हुई लड़की को पकड़ नहीं पाया। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, शेन निंग को अपने टखने में तेज दर्द महसूस हुआ और वह रोना चाहती थी। सभागार में संगीत भी बंद हो गया। अगर जनरल यूनियन के नेता वहां मौजूद न होते तो अब तक वहां अफरा तफरी मच चुकी होती। इतने महत्वपूर्ण समारोह में पहले कभी इतनी गंभीर गलती नहीं हुई थी। उनके गीत और नृत्य मंडली की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई। किन कुइफेन ने घबराहट से भरा चेहरा बना लिया। शेन निंग को धक्का देने की उसकी हालिया हरकत कई पैनी निगाहों से बच नहीं पाई। सौभाग्य से प्रदर्शन के दौरान हॉल में रोशनी कम थी, इसलिए वह इसे पूरी तरह से नकारने में कामयाब रही।
शेन निंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ऊपर खींचना चाहती थी। किन कुइफे ने आंसू बहाते हुए दयनीय ढंग से रोते हुए कहा। हा, तमाशा करो, पागल हो जाओ, चिल्लाओ, संग में सबको दिखाओ कि खूबसूरत चेहरे वाली औरत कितनी खोखली और नीच हो सकती है। किन कुइफेन ने मन ही मन विजयी भाव से चिल्लाया। किन कुइफेन के चेहरे से मुस्कान अभी हटी भी नहीं थी कि अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और नीचे ठंडक सी दौड़ गई। दर्शकों में मौजूद अनगिनत निगाहें हैरानी से उसकी ओर मुड़ गईं और घबराहट भरी सांसें सुनाई दी। किन कुइफेन ने हाथ नीचे करके जांच की और फिर चीख पड़ी। उसने नीचे सिर्फ पैंटी पहनी हुई थी, उसकी गोरी और पतली टांगें हवा में खुली हुई थी। दरअसल मंच से गिरने के दौरान शेन निंग ने मौके का फायदा उठाकर उसकी स्कर्ट फाड़ दी थी। अध्याय 8, अध्याय 008, बहुत दर्द होता है बैककोट। शेन निंग, तुम। किन कुइफेन चाहती थी कि वह शेन निंग को जिंदा ही निगल जाए। वह मंच पर टूट पड़ना चाहती थी और उस कमीनी का चेहरा नोच डालना चाहती थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? जनरल यूनियन डांस ट्रूप के लोग आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ पल के लिए वे इतने घबरा गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुइफेन, जल्दी वापस आओ। कप्तान होने के नाते लू शियाओशुन ने सबसे पहले होश संभाला। सौभाग्य से उसने कुइफेन को रोक लिया, अन्यथा अपनी बुद्धि खो चुकी किन कुइफेन बिना किसी हिचकिचाहट के शेन निंग से लड़ पड़ती। सभागार में जो सन्नाटा छाया हुआ था वह अचानक अराजकता में बदल गया। किन कुइफेन का दिमाग सुन्न हो गया। वह मंच के पीछे छिपने के बारे में भी नहीं सोच सकी। उसका अंत निश्चित था। अब तो उसका अंत टल चुका था। इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ अंडरवियर पहने हुए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर दुराचार का आरोप लगना तय था और इतने सारे लोगों के सामने वह डांस मंडली में कैसे बनी रह सकती थी। किन कुइफेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। सौभाग्य से यान वेनेंग ठीक उसी समय वहां पहुंची। उनकी आंखों में स्पष्ट नाराजगी झलक रही थी। उन्होंने शेन निंग को देखा और फिर खुद किन कुइफेन को कपड़े से ढककर अस्पताल पहुंचाया। यान वेनेंग की निगाहों के सामने शेन निंग का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। किन कुइफेन उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इस जीवन में वह दूसरों द्वारा बहकाई और धोखा दी जाने वाली नासमझ मूर्ख बनकर नहीं रहना चाहती थी। सभी लोग बेहोश हुई किन कुइफेन की देखभाल में व्यस्त थे और किसी ने भी शेन निंग पर ध्यान नहीं दिया, जो मंच से गिर गई थी और उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपने पैर को कसकर पकड़ लिया, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। ऐसे समय में जितना अधिक ध्यान मिलता है उतना ही शर्मनाक होता है। किन कुइफेन अब नृत्य मंडली में नहीं रह पाएगी और उसे खुद भी डर था कि उसे भी दंडित किया जाएगा। क्या तुम ठीक हो? उसके ऊपर एक गहरी आवाज सुनाई दी। मैं। शेन निंग ने ऊपर देखा और उसे जूकीगान का युवा और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। वह कहना चाहती थी कि वह ठीक है, लेकिन उसके मुंह से निकला, दर्द हो रहा है। उसकी आंखें दया से भरी थी, मानो कोई कोमल और प्यारा सा छोटा जानवर हो। जूकीगान नीचे बैठ गया और अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उसके टखने की जांच की और सचमुच देखा कि वह भाप में पके हुए बन की तरह लाल और सूजा हुआ था। उसकी तीखी भौहें किसी अज्ञात कारण से छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह सिकुड़ गईं। जब उसने उसे छुआ तो शेन निंग दर्द से करा उठी, जिससे कठोर हृदय वाले जूकीगान को भी हल्का पसीना आ गया। शेन जियानगू भी पास आकर बोला, कॉमरेड शेन निंग, क्या आप ठीक हैं? शेन जियानगू की आवाज सुनकर शेन निंग ने अपना आंसू भरी शक्ल ऊपर उठाई और चुपचाप अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। जमीन पर बैठे हुए शेन निंग ने जूकीगान की आस्तीन खींचते हुए दयनीय स्वर में कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, लगता है मेरा टखना टूट गया है। जूकीगान ने उसकी पीली पतली टखने को देखा, जो उसकी कलाई जितनी मोटी भी नहीं थी, मूली की तरह सूजी हुई थी और उसका चेहरा भयंकर इरादे से भरा हुआ था। क्या तुम अपने पैरों पर चल सकते हो? जूकीगान ने भावहीन होकर पूछा। शेन निंग ने चुपके से उसकी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, चलने में बहुत दर्द हो रहा है। जूकीगान ने उसे उठने में मदद की। उसकी भौहें तन गईं और आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। वह एक अनुभवी योद्धा था जिसने लाशों के ढेर और खून के सागरों का सामना किया था। उसकी जरा सी भी अधीरता भरी अभिव्यक्ति लोगों को डराने के लिए काफी थी। शेन निंग अगर कहती कि उसे डर नहीं लग रहा तो वह झूठ बोल रही होती, लेकिन अपने बीते जीवन की सारी बातें याद करके वह वैसा नहीं बनना चाहती थी जैसी वह पहले थी। स्वार्थ और कायरता के कारण उसने एक सच्चे और अच्छे इंसान को खो दिया था। क्या आप हर दिन अभ्यास नहीं करती? जूकीगान को उसकी शारीरिक क्षमता पर स्पष्ट रूप से संदेह था। हाँ, शेन निंग ने हठपूर्वक अपने होंठ दबाए। वह खड़े होने की और भी कोशिश कर सकती थी, लेकिन अब उसकी इच्छा नहीं थी। मुझे वहां ले चलो। ये व्यक्ति इतना निर्मम और कठोर कैसे हो सकता है? बिल्कुल एक हठी पत्थर की तरह। अध्याय 009 पर प्रश्न उठाए जूकीगान थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। सौभाग्य से उसकी त्वचा शहद के रंग की थी, अन्यथा हो यान को शर्म से लाल होते देखना निश्चित था। कॉमरेड शेन निंग, मुझे आपको ले जाने दीजिए, शेन जियानगो ने पहल करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं, जूकीगान ने ठंडे लहजे में कहा और फिर उसे गोद में उठा लिया। जाते समय उसने जो होंग को निर्देश दिया, मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ। थोड़ी देर में मुझे ओली को सूचित करने में मदद करो। ठीक है, आप आगे बढ़िए। अस्पताल में जांच करने पर पता चला कि हड्डी टूट गई है। प्लास्टर लगाना पड़ा। इस चोट का ठीक से इलाज कराना जरूरी है, वरना भविष्य में यह आपके नृत्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। डॉक्टर ने यह महसूस करने के बाद कि वे गीत और नृत्य मंडली से हैं, सख्ती से सलाह दी। जूकीगान पूरी बातचीत के दौरान चुप रहे। उनके गंभीर चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिससे शेन निंग इतना डर गई कि वह दर्द का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई।
इस समय तक यान वेनेन ने किन कुइफेन के मामलों को निपटा लिया था और वो तुरंत वहां पहुंच गई क्योंकि वे सभी एक ही अस्पताल में थे। कैप्टन जू, धन्यवाद। मैं अब आगे का काम संभाल लूंगी, यान वेनेन ने जू की गान को विदा करते हुए कहा और फिर शेन निंग की ओर मुड़कर देखा। वह नृत्य गीत मंडली में उच्च पद पर थी। उन्होंने अतीत में शेन निंग को केवल देखा था और उनके बारे में कई नकारात्मक अफवाहें सुनी थी। आज उनकी पहली वास्तविक मुलाकात थी। करीब से देखने पर उनकी प्रशंसा और बढ़ गई। मुझे माफ कर दो, शेन निंग ने अपने घुटनों को पकड़ते हुए सावधानीपूर्वक माफी मांगी। मैंने हम सबको शर्मिंदा किया, यह मेरी गलती है। मैं बदल जाऊंगी और आगे से दोगुनी मेहनत करूंगी। यह उसका सच्चा विचार था। अपने पुनर्जन्म में वह बस एक नई शुरुआत करना और ईमानदारी से जीना चाहती थी। यान वेनेन ने उसकी ईमानदारी देखी और उसकी तीखी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। हालांकि किन कुइफेन के कपड़े फाड़ने का मामला यूं ही खत्म नहीं हो सकता था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या किन कुइफेन की पोशाक वाली घटना सचमुच एक दुर्घटना थी? ये सुनकर यान वेनेन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये दुर्घटना नहीं थी तो उसके सामने खड़ी लड़की का इरादा बेहद शातिर था। किन कुइफेन का गीत और नृत्य मंडली में भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। शेन निंग का पहले का शांत चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रेजिमेंट कमांडर, उस स्थिति में यह मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं ठीक से नाच रही थी जब किसी ने मुझे धक्का दिया। हताशा में मैंने गिरने से बचने के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश की और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम ऐसा होगा। यान वेनेन ने जब धक्का लगने वाली बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम सख्त हो गईं। तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया? बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन इतने सारे लोग मौजूद थे तो किसी न किसी ने तो इसे देखा ही होगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नीचे इतने सारे कामगारों के होते हुए भी ऊपर हो रही छोटी मोटी हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब तक किन कुइफेन उसके खिलाफ डटी रहेगी, वह उसे उकसाने वाली के रूप में बेनकाब कर देगी। यान वेनेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ देर बाद कहा, हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे। आप अपनी चोट का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद रेजिमेंट कमांडर, लेकिन आगामी सांत्वना प्रदर्शन के बारे में क्या? यान वेनेन ने आह भरते हुए कहा, इस बार हमारी इतनी बदनामी हुई है कि आगे के सभी प्रदर्शनों को रोकने का आदेश दिया गया है। क्या? शेन निंग ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके पिछले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रेजिमेंट कमांडर, यह मेरी गलती है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। कृपया दूसरों को इसमें शामिल न करें। वह सबको अपने साथ नहीं घसीट सकती थी। यान वेनेन की थोड़ी सी असंतुष्टि भी धीरे धीरे दूर हो गई। जिम्मेदारी स्वीकार करना यह दर्शाता है कि उनमें कर्तव्य की भावना थी और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को प्रोत्साहित करना सार्थक था। यान वेनेन ने जाने से पहले कहा, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। शेन निंग बिस्तर पर बैठी उसे जाते हुए देखती रही। अध्याय 10, अध्याय 010। आपने कुछ क्षमता प्राप्त कर ली है कैप्टन, कृपया अपना ध्यान रखें। यान वेनेन के जाने के बाद शेन निंग अस्पताल के कमरे में अकेली रह गई। अपने पुनर्जन्म के क्षण से लेकर अब तक वह अत्यधिक उत्साह में थी। शांत होने पर उसे नींद आ गई। अगले दिन वो लड़कियों की बातचीत की आवाज से जागी। झांग होनमेई ने उसे आंखें खोलते देखा और झट से बिस्तर के पास बैठ गई। गुलाबी गालों पर चिंता का भाव लिए उसने पूछा, तुम जाग गई? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से नाश्ता लाई हूँ। इतना कहते हुए उसने एक काले लोहे का डिब्बा निकाला जिस पर जनरल यूनियन डांस ट्रूप लिखा था। यहाँ उबले हुए बंस और दलिया मिलते हैं। क्या तुम्हारे पास खाने की हिम्मत भी है? लंच बॉक्स पकड़े हुए शेन निंग का हाथ अचानक एक जोरदार लहर से जमीन पर गिर गया। लू शाओशुन ने घमंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होती तो हम इतना शर्मिंदा कैसे हो जाते? कैप्टन, इसका दोष शेन निंग पर नहीं लगाया जा सकता। हम सबने देखा। झांग होनमेई ने बोलने की कोशिश की, लेकिन लू शाओशुन की तीखी निगाहों के आगे वह धीरे धीरे चुप हो गई। झांग होनमेई, तुम तो बड़ी साहसी हो गई हो, है ना? तुम तो अभी नई हो और ऊपर से गांव से आए हो। क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? लू शाओशुन वाकपटू थी और शहर से आई थी। आमतौर पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझती थी, खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वालों को तुच्छ समझती थी। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। झांग होनमेई की आंखें डर से लाल हो गईं और वो लगातार माफी मांगती रही। उसने उठकर झुकने की कोशिश की, लेकिन शेन निंग ने उसे वापस खींच लिया। लू शाओशुन, तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि तुमने क्या अच्छे काम किए हैं? लू शाओशुन ने शेन निंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसकी बादाम जैसी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। किन कुइफेन की शर्मिंदगी का कारण तुम हो। बाहर हम किसी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण तुम हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। 1980 के दशक के रूढ़िवादी माहौल में ऐसी शर्मनाक घटनाओं के कारण हर कोई उनकी पीठ पीछे कानाफूसी करता था। भले ही यह एक गलतफहमी थी, लेकिन जनरल यूनियन डांस ट्रूप के सख्त प्रबंधन के बावजूद जहां केवल महिलाएं थीं, वहां कानाफूसी रुक नहीं रही थी। कल रात जो कुछ हुआ था वह आज तक पूरे यूनियन में फैल चुका था। अस्पताल जाते समय अन्य लोगों ने ये सुनकर कि वे जनरल यूनियन डांस ट्रूप से हैं, उन्हें अजीबोगरीब भावों से देखा। लू शाओशुन स्वभाव से ही स्वाभिमानी थी, क्योंकि उसके साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। इस बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ आए अन्य लोगों के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण पृष्ठभूमि से थे और हंगामा खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहल नहीं की। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शेन निंग ने उस समय केवल बदला लेने के बारे में सोचा था और उसे यह एहसास नहीं था कि इससे दूसरों पर भी असर पड़ेगा। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए वह जल्दी से बिस्तर से उठी और लड़खड़ाते हुए नीचे उतरी और सभी से दिल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने सबको मुसीबत में डाल दिया। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी ईमानदारी ने लू शाओशुन को कुछ कहने को नहीं छोड़ा। वे सब जानते थे कि शेन निंग की हरकतें जल्दबाजी में अनजाने में हुई थी। आखिर किन कुइफेन भी कोई अच्छी इंसान नहीं थी, हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि और रूप रंग शेन निंग से कहीं कमतर था।
शियाओशुंग, आप शेन निंग को दोष मत दो, वह पहले ही माफी मांग चुकी है। हाँ, हम सब उस समय मंच पर थे, वह वाकई निर्दोष है। शेन निंग के नेक इरादे को देखकर बाकी लोग भी मध्यस्थता करने में शामिल हो गए। इस बार मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, लू शियाओशुंग असहज महसूस करते हुए बोली और बाकी लोगों को किन कुइफेन के कमरे में ले गई। केवल झांग होनमेई वहीं रुक गई। सबके जाने के बाद उसने फर्श पर फैली गंदगी को बड़े ध्यान से साफ किया और फिर अपनी जेब से तेल लगे कागज में लिपटा हुआ एक स्टीम बन निकाला। उसने शेन निंग को माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, खा लो। अध्याय 11 अध्याय 011 क्या तुम्हें पता था कि मुझे अभी यह खाना खाने को नहीं मिलेगा? शेन निंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने होन मेई से, जो इतनी ईमानदार दिखती थी, इतनी चतुर बुद्धि की उम्मीद नहीं की थी। मैंने यही अंदाजा लगाया था। कप्तान का चेहरा पूरे समय बेहद खराब था और इस बार हमारे जनरल यूनियन डांस ट्रूप की बहुत बदनामी हुई है। आप सब लोग सारा दोष शेन निंग पर मर रहे थे। अगर वो बाल बाल बच जाती तो उसकी किस्मत ही होती, लेकिन शेन निंग, तुम कमाल हो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारी कप्तान से बहस होगी, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम कुछ ही शब्दों में उन्हें शांत कर दोगी। शेन निंग ने कड़वी मुस्कान दी। ये कौशल उसे अपने जीवन में झेली गई तमाम कठिनाइयों से मिला था। जब हार मानने का समय आता था तो उसे हार माननी ही पड़ती थी। वो पहले मूर्ख थी, दूसरों से झगड़ा करती थी और अंततः अपनी प्रतिष्ठा खराब कर लेती थी, जिससे हर कोई उससे दूर रहने लगा था। उसने बंद स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे खाया। अचार न होने पर भी उसे खुशी महसूस हो रही थी। शेन निंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अस्पताल कौन लाया था? ब्रैक का बंद पकड़े हुए उसका हाथ रुका और उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। कौन? जीवितियम। ये सुनकर झांग होनमेई का चेहरा पीला पड़ गया और उसने शेन निंग को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। शेन निंग, तुम बहुत बहादुर हो। हमारी पूरी नृत्य मंडली में तुम अकेली लड़की हो जो जीवितियम से बात करने की हिम्मत रखती हो। और तुमने तो उन्हें तुम्हें गोद में उठाने की भी हिम्मत दिखाई। शेन निंग को उसके हाव भाव देखकर हंसी आ गई। मेरा पैर घायल था, अगर वह मुझे उठाकर नहीं ले जाता तो क्या मुझे खुद ही रेंग कर जाना पड़ता? झांग होनमेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शेन निंग, तुम इतने साहसी कैसे हो सकते हो? शेन निंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ ही टुकड़ों में बंद खत्म कर दिया। फिर उसने नाइटस्टैंड से केतली उठाए और अपने और हॉर्न मेई के लिए एक एक कप पानी डाला। वह सिर्फ यह नहीं चाहती थी कि वह उसे गोद में उठाए, बल्कि वह चाहती थी कि वह उसे चूमे भी। ये सोचते ही शेन निंग के चेहरे पर शर्म आ गई। उसने जैसे ही अपना सिर घुमाया, तभी खिड़की के पास से एक लंबा चौड़ा हटा कटा आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत जाना पहचाना लग रहा था। पैर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह झांग होनमेई की हैरानी भरी चीखों के बीच बिस्तर से नीचे उतरी। दरवाजे के फ्रेम को पकड़े हुए उसने उस आदमी की परछाई को कोने से ओझल होते देखा। वह व्यक्ति कद में लंबा और चौड़े कंधों वाला था, जिसकी अनुमानित लंबाई लगभग 1.9 मीटर थी। उसके चौड़े कंधे और पतली कमर उसके फिट कपड़ों में बेहद आकर्षक लग रहे थे। वह जू की गांग था। वह अस्पताल में क्या कर रहा था? किन कुइफेन का कमरा गलियारे के अंत में था, जहां दो अन्य युवा साथी भी ठहरे हुए थे। जब लू शियाओशुंग कुछ लोगों को लेकर कमरे में दाखिल हुई तो दोनों साथियों की आंखें चमक उठी। किन कुइफेन अभी भी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। दरअसल वह बेहोश नहीं थी, लेकिन उस स्थिति में उसके पास बेहोश होने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, आप ठीक हैं, अब आप जा सकती हैं। सुबह के नियमित राउंड के दौरान डॉक्टर ने उनकी जांच की और तुरंत उन्हें छुट्टी देने का आदेश जारी कर दिया। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी, वह इस हालत में वापस कैसे जा सकती थी? अब उसे इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए हर हाल में बीमार होने का नाटक करना ही था। ये सब शेन निंग की गलती थी, वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। डॉक्टर ने उसका पीला चेहरा देखा और अनिच्छा से उसे अस्पताल में भर्ती करने के उसके अनुरोध पर सहमति जताई। डॉक्टर के बोलने के बाद लू शियाओशुंग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। किन कुइफेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ छिप सकती हो? बहन शियाओशुआंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? किन कुइफान ने आश्चर्य का भाव दिखाते हुए उसकी ओर देखा। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? लू शियाओशुंग ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसे लग रहा था कि उसने घर से निकलने के लिए गलत दिन चुना है। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, बहन शियाओशुआंग, चलिए वापस चलते हैं। जनरल यूनियन ने इस घटना के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है। अगर हमने हंगामा किया तो मुसीबत में हम ही पड़ेंगे। अध्याय 12 अध्याय 012 एक ही समय में समाप्त किया गया। बोलने वाली महिला और लू शियाओशुंग दोनों शहर से आए थे और वे बाकी लोगों से ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। उसकी यह बात सुनकर लू शियाओशुंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि किन कुइफान से निपटना उस बेवकूफ शेन निंग जितना आसान नहीं है। उसे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खांसी, मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि सबको नुकसान पहुंचाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? लू शियाओशुंग ने तीखे स्वर में कहा। वह अभी भी दुखी थी। बहन शियाओशुआंग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये शेन निंग की गलती है। किन कुइफान दुखी लग रही थी और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन उसका मतलब साफ था, असली कसूरवार शेन निंग ही थी। मैं भी पीड़ित हूँ, काश मैं मर जाती। किन कुइफिन, हमें ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। किन कुइफिन के दोहरे व्यवहार को सहन न कर पाने के कारण तुम कहती रही कि तुम और शेन निंग अच्छे दोस्त हो और तुमने हमें उसका ख्याल रखने को कहा। क्या तुम एक अच्छे दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? हम अभी अभी शेन निंग के कमरे से आए हैं और उसने तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं किया। किन कुइफिन ने लगभग अपने दांत पीस डाले। वह आवारा लड़का शेन निंग इतना कैसे बदल गया था? ठीक है, चलो उसे यहीं आराम करने देते हैं। वैसे भी हम आज दोपहर को निकल रहे हैं और वह यहाँ अकेली रहेगी, लू शियाओशुंग ने कहा और जाने ही वाली थी कि किन कुइफिन अचानक बिस्तर से उठी, उसे पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन शियाओशुंग, मुझे माफ कर दो।
मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं सचमुच निर्दोष हूँ, कृपया नाराज मत होइए। आप जो चाहे मैं करूंगी। तुम्हारी यही इच्छा है। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है और अब हमें ये कहने में शर्म आती है कि हम जनरल यूनियन डांस ट्रूप से हैं। लू शियाओशुंग ने घृणा दिखाते हुए किन कुइफेन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। अचानक एक थप्पड़ किन कुइफेन को लग गया। जोरदार थप्पड़ की आवाज से कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। किन कुइफेन ने अपना जलता हुआ दाहिना गाल पकड़ते हुए दयनीय स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए बहन शियाओशुंग, ये सब मेरी गलती है। तुमने वार से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? लू शियाओशुंग ने हैरानी से अपने हाथ की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किन कुइफेन को थप्पड़ मार देगी। वह जानबूझकर आगे बढ़ी थी तो वह कैसे बच सकती थी? बहन शाओशुआंग, मैं आपको दोष नहीं देती। सबको फंसाने की गलती मेरी ही है। मैं सबको शांत करने के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, नाटक करना बंद करो। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, लू शियाओशुंग ने कहा। हालांकि उसने उसका मजाक उड़ाना जारी नहीं रखा। यूनियन ने हमें तुम्हारा हालचाल जानने के लिए कहा है। तुम्हें कब छुट्टी मिल सकती है? अगर तुम जा सकती हो तो हमारे साथ वापस आ जाओ। मैं अब जा सकता हूँ। एक बड़ा समूह भागदौड़ में अंदर आया और भागदौड़ में बाहर चला गया। किन कुइफेन को चोट पहुंचाने के अपराधबोध से ग्रस्त लू शियाओशुंग ने व्यस्तता से उसकी डिस्चार्ज प्रक्रियाओं में मदद की और अपने साथियों से भी सहयोग लिया। जो शुरू में एक निरीक्षण था, वह डिस्चार्ज हो रही मरीज को ले जाने में बदल गया। लू शियाओशुंग का चेहरा पूरे रास्ते भर उदास बना रहा। शेंग निंग के पैर में लगी चोट, जिसमें कोई अन्य समस्या नहीं पाई गई थी, के कारण उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। झांग हॉन्गमेई को डर था कि कहीं उनके बीच झगड़ा न हो जाए, इसलिए उन्होंने यूनियन की गाड़ी नहीं ली। दोनों अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गाड़ी का इंतजार करने लगी। जनरल यूनियन की गाड़ियां अक्सर आती जाती रहती थी और दोनों के पास कम पैसे थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई गीत और नृत्य मंडली की गाड़ी मिल जाएगी। शेंग निंग, तुम क्यों नहीं बैठ जाती? झांग हॉन्गमेई ने चिलचिलाती धूप में उसका चेहरा लाल देखकर हैरानी से पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं खड़ी हो सकती हूँ, शेंग निंग ने बैसाखियों के सहारे सिर हिलाते हुए कहा। उनकी हड्डी में फ्रैक्चर था, जो शुरू में तो दर्द कर रहा था, लेकिन अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। डांसर होने के कारण उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ाना बहुत जरूरी था। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि उनके पैर को कोई स्थायी नुकसान न पहुंचे। अध्याय 13। अध्याय 013 लिफ्ट मांगना। वे दोनों आधे घंटे तक अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़े रहे। जब शेंग निंग को धूप से चक्कर आने लगे, तभी उनके सामने एक काली जीप आकर रुकी। कॉमरेड शेंग निंग, शेन जियानगो कार से बाहर कूदी और उसे स्नेहपूर्वक देखा। श्री शेन, आप यहाँ क्यों आए हैं? झांग हॉन्गमेई प्रसन्न हुई और उसने अपनी कोहनी से शेंग निंग को धक्का देते हुए फुसफुसाया, जिसे आप पसंद करते हैं वह आ गई है। शेंग निंग ने कड़वी मुस्कान दी। दरअसल शेन जियानगो को पसंद करने की खबर इतनी फैल चुकी थी कि हॉन्गमेई को भी पता चल गया था, लेकिन अब वह उसे पसंद नहीं करती थी। ये सोचकर ही उसे बेचैनी होने लगती थी कि वह अंततः किन कुइफेन से शादी करेगा। मैं तो बस काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहा था। सच तो यह था कि वह खास तौर पर उससे मिलने ही आया था। पिछली बार जब उसने बेझिझक उससे अपने दिल की बात कही थी, तब से उसकी छवि उसके दिमाग में छाई हुई थी, हर पल उसे परेशान कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि वह पागल हो गया है, वरना वह दिन रात 18 साल की लड़की के बारे में क्यों सोचता। पिछली रात जब उसने उसे स्टेज से गिरते देखा तो उसकी धड़कन रुक गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस साहसी लड़की के प्यार में पड़ गया है। शेन जियानगो की आंखों में प्रशंसा की चमक थी जब उसने उसे देखा। वह इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? सूरज की रोशनी में शेन निंग की गोरी और कोमल त्वचा लाल हो उठी थी और उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में मानो हजारों शब्द समाये हुए थे। शेन जियानगो का कठोर हृदय धीरे धीरे नरम पड़ गया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शेन निंग ने अनजाने में अपने कोमल होठों को काट लिया और झांग हॉन्गमेई की उम्मीद भरी नजरों के जवाब में सिर हिलाया। जीप अस्पताल के प्रवेश द्वार से तेजी से गुजरी। आंगन में अस्पताल के अधिकारियों से बात कर रहे जूकीगान की नजर शेन निंग के चेहरे पर पड़ी। अरे शेन जियानगो, अस्पताल के डीन ने जाती हुई जीप के पीछे से आवाज लगाई। दुर्भाग्यवश आवाज इतनी दूर थी कि उन्हें सुनाई नहीं दी। उस लड़के ने कहा था कि वह मुझसे मिलने आया था, मुझसे मिले बिना ही वह क्यों चला गया? डीन ने गुस्से में पैर पटके। तभी उन्होंने गौर किया कि जीवित यम का मूड खराब लग रहा था। देखिए, मैं इतना परेशान था कि मैं भ्रमित हो गया। डीन ने सिर हिलाया। कैप्टन जू, आपको हर महीने अस्पताल में चेकअप के लिए आना होगा। यह उच्च अधिकारियों का सीधा आदेश है। अगर आप इसे टालते रहे तो मुझे शिकायत करने के लिए दोष मत देना। समझ गया। जूकीगान ने सिर हिलाया। उनका गंभीर और आकर्षक चेहरा लोगों को उनसे दूर रहने के लिए मजबूर करता था। ठीक है, मैं अब और जिद नहीं करूंगा। बचाव अभियानों की बात आती है तो तुम सब हंगामा करते हो, लेकिन अस्पताल आना तो मानो अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। डीन ने जिद करना बंद किया। जूकीगान को विदा किया और अपने लोगों को अंदर ले गए। जूकीगान, जिन्हें जीवित यम के नाम से जाना जाता था, बचाव कार्य की दुनिया में प्रसिद्ध थे। वे हाल ही में एक बड़े बचाव अभियान से लौटे थे और बचाव संघ उन्हें बहुत महत्व देता था। ये स्वाभाविक था, वे अविश्वसनीय रूप से सक्षम थे। उन्होंने देश के पहले आधिकारिक बचाव दल का नेतृत्व किया था और उनमें कोई बुरी आदतें नहीं थी। वे देश के लिए एक अनमोल प्रतिभा थे। डीन ने सुना था कि यद्यपि जूकीगान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, फिर भी कई नेता उन्हें अपना दामाद बनाना चाहते थे। डीन ने मन ही मनाह भरी, ये सोचकर कि जूकीगान का चेहरा कभी पिघलता हुआ प्रतीत नहीं होता था। अब सुधार और खुलेपन का युग था और सामाजिक रुझान बदल चुके थे। युवतियां शेन जियानगो जैसे पुरुषों को पसंद करती थी। आम लोग जूकीगान को देखकर डर के मारे कांप जाते थे। शेन जियानगो दोनों महिलाओं को जनरल यूनियन डांस ट्रूप के प्रवेश द्वार तक ले गया। जब वे अभी भी 1000 मीटर दूर थे तो शेन निंग ने जल्दी से रुकने के लिए कहा। क्या हुआ? शेन जियानगो ने उसकी ओर देखते हुए भौहें चढ़ा लिया। अध्याय 14। पखंडी बहनें, चलो यहीं उतर चलते हैं। साथियों का हमें इस हालत में देखना ठीक नहीं होगा। शेन निंग ने सिर झुका लिया और शेन जियानगो की तरफ नहीं देखा। ठीक है, शेन जियानगो जानता था कि उसकी बात में दम है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। एक हफ्ते पहले ही तो उसने बेझिझक उससे अपने दिल की बात कही थी। अब वो उसकी तरफ देख तक क्यों नहीं रही? वो उससे पूछना चाहता था कि क्या उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो डर न जाए।
इसलिए उसने होंठ सिकुड़े और उसे छोड़ने के बाद गाड़ी चलाकर चला गया। शेन निंग, क्या तुम्हें मिस्टर शेन पसंद नहीं थे? झांग होंगमेई ने चलते हुए उसका सहारा देते हुए पूछा। कई लोग उसे पसंद करते हैं, मैं क्या हूँ? आखिरकार एक समय था जब वह सचमुच उसे पसंद करती थी, और अब भले ही वह उससे प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसके प्रति उदासीनता दिखाना उसके लिए मुश्किल था। इससे बेहतर तो यही होगा कि भविष्य में उससे बिल्कुल भी मुलाकात न हो। ओह, यह अच्छी बात है कि आप समझ गए। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं उसके लिए काफी अच्छी नहीं हूँ? शेन निंग ने अपना सिर घुमाकर झांग होंगमेई को ध्यान से देखा। उसकी निगाहों के सामने झुककर झांग होंगमेई ने चुपचाप सिर हिला दिया। आह, काश मुझे पहले पता होता। अगर उसने अपने पिछले जीवन में चीजों को स्पष्ट रूप से देखा होता तो उसका अंत ऐसा नहीं होता जैसा हुआ। अपनी चोट से उबरना बेहद उबाऊ था। दाहिने पैर पर प्लास्टर चढ़े होने के कारण शेन निंग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पिछले जन्म में उसने लापरवाही से खेलते कूदते अपने टखने की चोट को और बढ़ा लिया था, जिसके कारण बरसात के दिनों में उसे असहनीय दर्द होता था। जनरल यूनियन डांस ट्रूप का इलाका खाली था, सभी लोग दांत पीसते हुए जोरदार अभ्यास कर रहे थे। किन कुइफेन भी ध्यान से समूह के पीछे पीछे चल रही थी और हर दिन देर रात तक नृत्य का अभ्यास करती थी। केवल शेन निंग ही अपने घायल पैर के कारण पूरे दिन छात्रावास में ही रहती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। दिन में उसे लंगड़ाते हुए कैंटीन तक खाना लेने जाना पड़ता था। बाहर कई अफवाहें फैली हुई थी और बिना पूछे ही उसे पता चल जाता था कि लोग क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल उसके पिछले जीवन जैसा था, जब भी कुछ होता उसे धूल में मिला दिया जाता था। अब हालात थोड़े बेहतर थे, क्योंकि किन कुइफान हर जगह सफाई दे रही थी, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कठोर शब्द कम हो गए थे। जब शेन निंग ने झांग होंगमेई को किन कुइफेन के मामलों का जिक्र करते सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान दिखाई दी। इस घटना के संबंध में संगठन की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। किन कुइफेन इतनी चिंतित थी कि उसके होंठों पर छाला पड़ गया था और वह तरह तरह के दिखावे में व्यस्त थी। शेन निंग ने उसकी सारी बातें समझ ली थी और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। शेन निंग, क्या तुमने खाना खा लिया? उस दोपहर किन कुइफान हार न मानने की इच्छा से फिर से शेन निंग के छात्रावास में आई। कमरे में शेन निंग एक किताब पढ़ रही थी। तुम पहले कभी पढ़ती ही नहीं थी, अब पढ़ना क्यों शुरू किया? किन कुइफेन ने घनी लिखावट वाले पन्नों पर नजर डाली, लेकिन उसे एक भी अक्षर समझ नहीं आया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शेन निंग ने सिर झुकाए हुए उदासीनता का भाव दिखाते हुए कहा। केवल जूनियर हाई स्कूल तक ही सीमित शिक्षा के कारण शिक्षा की कमी ने उसे अपने पिछले जीवन में समाज में बहुत कष्ट सहने पर मजबूर किया था। इसके अलावा उसने जू किगान के बारे में सोचा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के उन्नत कमान प्रणाली पाठ्यक्रम में शामिल हुआ था। भविष्य में उसके योग्य बनने के लिए उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। क्या तुम अब भी कॉलेज जाना चाहती हो? किन कुइफेन की आंखें सुई की तरह तेज थीं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? शेन निंग ने पढ़ने में रुचि खोते हुए अपनी किताब बंद कर दी। पार्टी के बाद से उसने किन कुइफेन से मुश्किल से ही बात की थी। दोनों एक ही जगह से थी और साथ पली बड़ी थी। एक समय वह उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। अब सब कुछ समझ आने पर शेन निंग का दिल नफरत से भर गया और अब उनके बीच बहन जैसा रिश्ता बनाए रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। निंग निंग। किन कुइफेन मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। भले ही इस घटना में तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। आखिर कहूं तो हम सबसे अच्छी बहनें हैं ना। अध्याय 15, आमने सामने की मुठभेड़। हाँ, उसने सचमुच किन कुइफेन से ज्यादा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। निंग निंग, मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया है, तुम अभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा तो नहीं कर रही हो? किन कुइफेन ने उदारतापूर्वक पूछा। हाँ। कितना बड़ा बहाना है, मानो उसे नजरअंदाज करना तुच्छ और संकीर्ण सोच का सबूत हो। शेन निंग ने ऊपर देखा, उसकी नजर खिड़की से बाहर तक गई और उसे हवा में यशून की जानी पहचानी खुशबू साफ महसूस हुई। ग्रामीण इलाकों में केवल बालों का तेल ही इस्तेमाल होता था, उच्च श्रेणी का यशून लोशन केवल लुशियाओशुंग जैसी महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती थी। ये सोचकर शेन निंग मुस्कुराए, उसकी फूलों जैसी मुस्कान ने किन कुइफेन के ईर्ष्यालु हृदय को दहला दिया। कुइफेन, हम अच्छे दोस्त हैं, हम साथ पले बड़े हैं, बेशक मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। निंग निंग, इस मामले में मैं स्पष्ट रूप से पीड़ित हूँ। ठीक है, मुझे अब आराम करना है। क्या आज आपकी रिहर्सल नहीं है? मैंने सुना है कि राष्ट्रीय दिवस पर प्रस्तुति का काम बहुत कठिन होता है। अपना लक्ष्य पूरा होते देख किन कुइफेन संतुष्ट होकर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन शेन निंग के अगले शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। कुइफेन, तुम मेरा कंगन कब लौटाओगी? शेन निंग ने आराम से पूछा। किन कुइफान ने जल्दी से अपने बाएं हाथ की आस्तीन को ठीक किया, जिससे एक स्टाइलिश और अनोखा चांदी का कंगन छिप गया। कुइफेन, तुमने इसे इतने लंबे समय के लिए उधार लिया है, क्या तुम इसे वापस नहीं करने का इरादा रखते हो? खिड़की के बाहर से एक सिसकी की आवाज आई। किन कुइफान का चेहरा पीला पड़ गया, वह कांपते हुए पीछे मुड़ी और दुखी होकर बोली, शेन निंग, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम। शेन निंग ने गहरी सांस ली। किन कुइफेन की बेशर्मी से वह सचमुच गुस्से से भर गई थी। इस तरह के व्यक्ति से जितना ज्यादा बहस की जाए उतना ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, जाओ और अभ्यास करो। उसने फैसला किया कि उस औरत द्वारा छोड़े गए कंगन के बारे में परेशान न होना ही बेहतर है। तो मैं अब चलती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए जाते समय किन कुइफान की आंखों में जीत की एक झलक दिखाई दी। उसकी कलाई पर जो चांदी का कंगन था, उसे उसने शेन निंग से धोखे से हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह उसे कभी वापस नहीं करेगी, चाहे उसे पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए। लड़कियों के छात्रावास से बाहर निकलते ही किन कुइफेन को उसकी सहेलियों के समूह ने तुरंत घेर लिया। कुइफेन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बिल्कुल सही, मुझे शेन निंग का घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, फिर भी तुम उसे एक अच्छी दोस्त मानते हो। तुम वाकई मूर्ख हो। सबकी बातों के बीच किन कुइफेन ने हल्की सी मुस्कान बनाए रखी। उसके सादे कपड़ों में उसकी सुडौल छाती और भी आकर्षक लग रही थी, जिसे देखकर लोगों की नाक से खून बहने लगता था। वह शेन निंग जितनी सुंदर नहीं थी, नहीं उसकी त्वचा गोरी थी, लेकिन उसकी छाती उससे कहीं बड़ी थी। किन कुइफेन ने अनजाने में अपनी छाती फुलाते हुए विनम्रता से कहा, आपको शेन निंग को गलत नहीं समझना चाहिए। उसका बचपन कठिन था, मैं उसे समझती हूँ। कठिन बचपन था का क्या अर्थ था, और मैं उसे समझती हूँ का क्या तात्पर्य था?
इसका अर्थ हर किसी को स्वयं समझना था। कुइफिन, तुम कितनी दयनीय हो, तुम बचपन से ही उसे बर्दाश्त करती आ रही हो। किन कुइफिन को विदा करने के बाद शेन निंग ने शांतिपूर्वक अपनी चोट का इलाज किया और अपने पिछले जीवन की स्मृति के अनुसार अलमारी से अपने पिता का एक पत्र निकाला। उस बेढंगे कागज और अपने पिता की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट को देखकर शेन निंग की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने साल बीत गए, 2 जन्म बीत गए, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने पिता को फिर से देखने का मौका मिलेगा। पत्र का सार सरल था, उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी और उसकी राय जानने के लिए पत्र लिखा था। वह भी एक साथी और बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे। पत्रों में उसके पिता की संतुष्टि और उसके होने वाले पति के प्रति प्रशंसा स्पष्ट थी। वे स्पष्ट रूप से सहमत होना चाहते थे, लेकिन पत्र में उसकी राय पूछना नहीं। अध्याय 16 अध्याय 016 अस्वीकृत अपने पिता से पत्र मिलने के कारण वह भव्य सभागार के सामने प्रकट हुई। किन कुइफिन की बातों पर विश्वास करते हुए वह आगे बढ़कर जू कीगान को ढूंढने लगी ताकि उसे पूरी तरह से अपमानित कर सके। अपने पिछले जीवन के शर्मनाक आचरण के बारे में सोचते हुए उसे खुद को जोर से थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों परिवारों की सगाई अभी तक नहीं हुई थी, और अगर सगाई हो भी जाती तो उसे दूसरों को अपमानित करने का क्या अधिकार था। पिछले जन्म में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी और उसका अंत दुखद हुआ था। किन कुइफान ने उसे पहचाना नहीं, और शेन जियानिगो, जिसने उससे ही शादी करने की कसम खाई थी, उसने भी उसे नहीं पहचाना। अंत में जिस जू कीगान को उसने अपमानित किया था, उसी ने उसे पहचाना। ये सोचकर कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु जू कीगान के गर्मजोशी भरे आलिंगन में हुई थी, शेन निंग आंसुओं के बीच हंस पड़ी। इस जीवन में वह अवसरवादिता के चलते किसी का पीछा नहीं करेगी। भले ही जू कीगान गरीब परिवार से हो, वह उससे शादी करना चाहती थी और पूरी ईमानदारी से एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी। शेन निंग ने कलम उठाए और अपने पिता को जवाब लिखना शुरू कर दिया। पहले तो उसने पत्र में लिखा कि सब ठीक है और उसे चिंता न करने और अपना ख्याल रखने को कहा। फिर उसने सीधे तौर पर कहा कि उसे शादी का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और वह सारा फैसला अपने पिता पर छोड़ देगी। पत्र भेजने के बाद शेन निंग बेसब्री से इंतजार करती रही। उसका पैर ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसे अपने पिता का कोई पत्र नहीं मिला। चिंतित होकर उसने एक और पत्र लिखा और उसे वापस भेज दिया। इस बार उसे आधे महीने के भीतर जवाब मिल गया। अपने पिता का पत्र पढ़कर शेन निंग दंग रह गई। उसने कभी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। इसका क्या मतलब था कि वह आदमी उसे पसंद नहीं करता था? उसे क्या हुआ था? शेन निंग इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्र को पकड़े हुए वह समझ नहीं पा रही थी कि जू कीगान उसके प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। क्या वह पर्याप्त सुंदर नहीं थी, या उसका चरित्र पर्याप्त अच्छा नहीं था? बस यही वजह होगी उसके बुरे स्वभाव की। उसकी बदनामी थी और उसका गुस्सा उससे भी बदतर था, इसलिए जू कीगान उसे नापसंद करता था। वह कभी एक निर्मम राक्षस हुआ करता था, अब बचाव दल का कप्तान था जिसके सामने असीमित संभावनाएं थी, इसलिए उसके लिए उसे नीचा समझना स्वाभाविक था। शेन निंग ने चुपके से अपने दांत भींचे और खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। शेन निंग, तुम। झांग होनमेई ने उसकी ओर देखा। कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या हुआ? नीचे वाले बिस्तर पर सो रही शेन निंग ने अपने कोमल और सुंदर चेहरे से ऊपर वाले बिस्तर पर सो रही झांग होनमेई की ओर देखा। पहले वह किन कुइफान के साथ एक ही छात्रावास में रहती थी। पार्टी से लौटने के बाद उसने झांग होनमेई के साथ रहने की इच्छा जताई, जिससे किन कुइफान गुस्से से भड़क उठी। शेन निंग के छोटे से चेहरे को देखकर झांग होनमेई का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा और फिर पूछा, क्या तुम किन कुइफिन के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रही हो? तुच्छ, ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुच्छ तो केवल वही लोग कहलाते हैं जो नीच और स्वार्थी होते हैं। नहीं तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते? तुम दोनों पहले कितने करीब थे? झांग होनमेई ने ईर्ष्या से कहा। किन कुइफिन और शेन निंग दोनों ग्रामीण इलाकों से थी, इसलिए वे एक दूसरे के करीब और बेहतरीन थी। झांग होनमेई अकेली ऐसी थी जो देहाती थी और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और लोग उसे नीची नजर से देखते थे। शेन निंग यह नहीं कह सकती थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह जानती थी कि किन कुइफिन के मन में बुरे इरादे हैं, इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी। हालांकि वह झांग होनमेई की बहुत परवाह करती थी, जो उसके पिछले जन्म की एकमात्र मित्र थी जिसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और अधिक मित्रता रखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? जनरल यूनियन डांस ट्रूप में सभी लोग झांग होनमेई को नीची नजर से देखते थे और कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। सौभाग्य से एक खाली कमरा था, इसलिए झांग होनमेई अकेले रहने लगी। पार्टी से लौटने के बाद शेन निंग ने अपना बिस्तर ठीक किया और झांग होनमेई के कमरे में चली गई। किन कुइफिन से दूर उसे हवा भी बहुत सुखद महसूस हुई। अध्याय 17 अध्याय 017 एक बार एक बड़ी खामी। झांग होनमेई ने शेन निंग के नाराज चेहरे को देखा और असहज होकर माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ रहने आ सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। वह होनमेई जैसी दोस्त को भी खोने से बहुत डरती थी, इसलिए वह उसे और भी ज्यादा प्यार करती थी। शेन निंग के दाहिने पैर का फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो गया था और अगले दिन उसे यान वेनेंग के सहायक द्वारा बुलाया गया। जी जनरल। यान वेनेंग आमतौर पर बहुत सख्त रहती थी। जनरल यूनियन डांस ट्रूप में हर कोई उनसे डरता था। कमरे में प्रवेश करने से पहले शेन निंग ने सावधानी से अपनी वर्दी ठीक की ताकि कोई गड़बड़ी न हो और फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर पहुंचकर उन्होंने औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन यान वेनेंग की तीखी निगाहों के नीचे वह और भी असुरक्षित महसूस करने लगी। उसने अपना सिर बहुत नीचे झुका रखा था, मानो वह एक छोटी पत्नी हो जिसे डांट पड़ी हो। यान वेनेंग ने चुपके से उसे देखा। उसने पाया कि शेन निंग का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और सावधानी का भाव था। अंत में उसने उसे डांटा नहीं। जनरल यूनियन में हाल ही में फैली अफवाहों और कई साथियों द्वारा उससे अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी निकालने की कोशिशों के बारे में सोचकर उसे सिरदर्द होने लगा। ये लड़की मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। आप जनरल यूनियन डांस ट्रूप में कितने समय से हैं? यान वेनेंग ने कड़े स्वर में पूछा। आधे साल से भी ज्यादा। साल के अंत में मूल्यांकन होगा। जी हाँ। न जाने क्यों यान वेनेंग के सामने उसे हमेशा एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। उसके सामान्य प्रदर्शन को देखते हुए साल के अंत में होने वाले मूल्यांकन में शायद वह जनरल यूनियन डांस ट्रूप में बने रहने के योग्य नहीं होती।
अपने पिछले जीवन में उसने बहुत सोच विचार किया था और आखिरकार शेन जियानगो से अपने लिए एक विशेष अनुमति प्राप्त कर ली थी। उस समय यान वेनेंग इससे बहुत दुखी हुई थी। इस जीवन में उसके लिए जनरल यूनियन डांस ट्रूप से जुड़े रहना जरूरी नहीं था। अगर वह वहां काम नहीं कर सकती थी तो उसे रसद विभाग में नियुक्त किया जा सकता था या वह यूनियन अस्पताल जा सकती थी। यान वेनेंग ने गौर किया कि वह साल के अंत में होने वाले मूल्यांकन को लेकर चिंतित नहीं लग रही थी और उसने एक ठंडी मुस्कान दी। पिछली बार तुमने पार्टी में हमें शर्मिंदा किया था, इसलिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हें 1 महीने तक किसी भी गतिविधि या प्रशिक्षण में भाग लेने की मनाही है। किन कुइफेन के बारे में क्या? यान वेनेंग ने उसे एक रहस्यमयी निगाह से देखते हुए सख्ती से कहा, कॉमरेड शेंग निंग, पहले अपने मामलों को संभालो। तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देने का अधिकार किसने दिया? साफ शब्दों में कहें तो यह अनधिकृत दखलंदाजी मानी जा सकती है। मुझे खेद है, मुझे पता है मैं गलत था। ठीक है, वापस जाओ और सोचो। जब तक तुम्हें सूचना न मिले तब तक वापस मत आना। जी, शेंग निंग ने अभिवादन किया, फिर चुपचाप मुड़कर चला गया। उपनेता क्यूबाई संयोगवश अंदर आ गए और उत्सुकता से पूछा, उसने कोई हंगामा तो नहीं किया? नहीं, यान वेनेंग ने अपना सिर हिलाया। शेंग निंग की प्रतिक्रिया ने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया था। क्या सूरज पश्चिम से उगा? क्यूबाई ने अविश्वास जताते हुए मजाक में कहा और यहाँ तक कि जांच करने के लिए बाहर भी चली गई, जिससे आमतौर पर गंभीर रहने वाली यान वेनेंग हंस पड़ी। शेंग निंग बहुत असामान्य व्यवहार कर रहा है। यह अच्छी बात है कि वो कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रही है। अगर उसने हंगामा किया होता तो उसे सीधे स्कूल से निकाल दिया जाता। ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें शेंग निंग की कोई गलती थी। क्यूबाई को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। पहले तो उसे शेंग निंग पसंद नहीं थी, लेकिन आज के उसके व्यवहार ने उसे उसके प्रति एक नया नजरिया दे दिया। घटना तो हुई ही और इससे एक बड़ी खामी से बचा नहीं जा सकता। आगे क्या होगा यह उस पर निर्भर करता है। शेंग निंग की बड़ी चूक की खबर जनरल यूनियन डांस ट्रूप में तेजी से फैल गई। झांग होन में इतनी चिंतित हो गई कि रोने लगी। किन कुइफेन भी अपनी कुछ नई सहेलियों को उससे मिलने लेकर आई, मीठी मुस्कान और सौम्य भाव से। शेंग निंग, तुमने अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? शेंग निंग की नाराजगी से बेखबर किन कुइफेन ने उसे उकसाना जारी रखा। राष्ट्रीय दिवस में 1 महीने से भी कम समय बचा है। वॉरवुल्फ रेस्क्यू टीम का कार्यक्रम है। अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ तो बहुत अफसोस होगा। अध्याय 18, जीवितियम की खोज। शेंग निंग ने सीधे उसकी ओर देखा, मानो वह उसके चेहरे पर कोई फूल ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वह बुढ़िया यान वेनेंग तुम्हें जानबूझकर दबा रही है क्योंकि वह तुम्हारी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेंग निंग ने ठंडी हंसी हंसी। पिछले जन्म में वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी कि किन कुइफेन की बातों पर विश्वास कर बैठी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए भी कि यान वेनेंग उससे लगभग 20 साल बड़ी थी, केवल उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि ही ऐसी चीज नहीं थी जिसका शेंग निंग मुकाबला कर सके। किन कुइफेन द्वारा उसे मंच पर धकेलना पहले से ही काफी बुरा था, लेकिन इस बार वह शेंग निंग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। अगर वह हंगामा नहीं करती तो शायद उसे मंच पर बने रहने का मौका मिल जाता, लेकिन तमाशा करने का मतलब था कि उसे तुरंत अपना सामान पैक करके जाना पड़ेगा। कुइफेन, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? शेंग निंग ने परेशान होकर पूछा। बेशक तुम्हें उस बुढ़िया से न्याय मांगना चाहिए। किन कुइफेन का तिरस्कार और भी स्पष्ट हो गया। पहले वह शेंग निंग के सामने अपना तिरस्कार छुपा लेती थी, अब तो उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। ये कुतिया, बिल्कुल बेवकूफ सुअर, किन कुइफेन द्वारा बेरहमी से मारे जाने के बाद भी यह नहीं जान पाएगी कि उसकी मौत कैसे हुई। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। ये देखकर कि शेंग निंग सचमुच उसकी बातों में आ गई थी, किन कुइफेन विजयी भाव से चली गई। चलते चलते वह मन ही मन शेंग निंग से घृणा करने लगी और सोचने लगी कि नियमित अभ्यास न करने के बावजूद उसे थकान का बहाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई। सरासर बेशर्म, अगर वह खुद को शहरी समझती है तो उसका सपना ही होगा। बिल्कुल देहाती गवार है। दंडित होने के बावजूद शेंग निंग दुखी थी। उसने प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अवसरों को खो दिया। अब से किन कुइफेन ही शीर्ष पर होगी। अपने पिछले जीवन में वह इसे कभी बर्दाश्त नहीं करती और वर्चस्व के लिए किन कुइफेन से लड़ती। लेकिन अब इतना कुछ अनुभव करने के बाद वह मूर्ख व्यक्ति नहीं रही जो पहले दूसरों के इशारों पर आंख बंद करके चलती थी। अगली सुबह तड़के शेंग निंग बिगुल की आवाज से जाग उठी। झांग होन में काफी देर पहले ही कमरे से जा चुकी थी। वह मेहनती और व्यावहारिक थी। उसे डर था कि वह जनरल यूनियन डांस ट्रूप में नहीं रह पाएगी। वह हमेशा सबसे पहले उठती थी और डांस प्रैक्टिस रूम को तब तक साफ सुथरा रखती थी जब तक कि वह बिल्कुल स्वच्छ न हो जाए। कुछ करने को न होने के कारण शेंग निंग ने अपना सामान समेटा। कल रिसेप्शन ऑफिस से मिले पते का अनुसरण करते हुए वह जुकीगान को ढूंढने चली गई। वह उससे आमने सामने पूछना चाहती थी कि वह उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता। केवल 5 युवान बचे होने के कारण शेंग निंग ने 3 बार बसें बदली और अंत में स्टेशन पर एक खरीद वाहन चलाने वाले ड्राइवर से मदद मांगी। हेलो, क्या जुकीगान यहाँ है? उसने जिससे पूछा वह लगभग 16 या 17 वर्ष का लियू चुन था। शेंग निंग की कोमल सुंदरता को देखकर वह इतना शर्मा गया कि अपना सिर भी नहीं उठा सका। लेकिन जैसे ही उसने जुकीगान का नाम सुना वह जोश से भर गया। तुम हमारे कप्तान को ढूंढ रही हो? हे भगवान, कप्तान हुआ यान को भी लड़कियां ढूंढती हैं, और इतनी खूबसूरत लड़की। लियू चुन की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने शेंग निंग को सादे सूती कपड़ों में देखा, जो उम्र के बावजूद साफ सुथरे और सुव्यवस्थित थे। उसने अनुमान लगाया कि वह कप्तान के गांव से है और उत्सुकता से पूछा, मैडम, क्या आप हमारे कप्तान की बहन हैं? वह जरूर होंगी, वरना कोई लड़की कप्तान को क्यों ढूंढ रही होती। शेंग निंग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, मैं आपके कप्तान का ही गांव वासी हूँ। वह कहना चाहती थी कि वह उसकी मंगेतर है, लेकिन उसके पिता के पत्र में स्पष्ट था, जुकीगान ने सगाई से इनकार कर दिया था। कैप्टन की बहन नहीं। लियू चुन ने अफसोस से सिर हिलाया, फिर हैरानी से आंखें चौड़ी कर ली। कहीं आप हमारे कैप्टन की पत्नी तो नहीं है? शेंग निंग का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, अभी नहीं। तो फिर आप ही भाभी होंगी। अध्याय 19, प्रयास और रेलवे स्टेशन से जुकीगान की बचाव टीम के ठिकाने तक पहुंचने में उन्हें पूरे 1 घंटे तक हिचकोले खाते हुए सफर करना पड़ा। शेंग निंग बुरी तरह टूट चुकी थी। उसका खूबसूरत और कोमल चेहरा पीला पड़ गया था। आज लियू चुन बहुत खुश था। उसकी कार में एक परी जैसी लड़की बैठी थी। यहाँ तक कि एक्सीलरेटर दबाने का उसका अंदाज भी हमेशा से ज्यादा जोशीला था। जब वे बचाव दल के द्वार पर पहुंचे तो लियू चुन ने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को देखकर एक बड़ी दांतों वाली मुस्कान दिखाई।
जांच के लिए रुके। हाँ, लियू चुन ने आज्ञाकारी ढंग से गाड़ी रोक दी। वह जू कीगान का सहायक था। आमतौर पर उसे सामान खरीदने का काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज रसोइया बीमार था, इसलिए कप्तान ने उसे अस्थायी रूप से यह काम सौंपा था। वॉरवुल्फ रेस्क्यू टीम निरीक्षण के मामले में विशेष रूप से सख्त थी। खासकर जब शेन निंग का अपरिचित चेहरा सामने आया तो उसने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह जगह सख्त निगरानी में है, इसलिए वह स्वेच्छा से कार से उतर गई और लियू चुन को धन्यवाद दिया। मुझे आज यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, कृपया जू कीगान को बाहर आने के लिए कहें। जब ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने कप्तान का नाम सुना तो उसके कान थोड़े फड़क उठे और यद्यपि वह सीधे आगे देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है, यहीं रुको। लियू चुन ने कार अंदर चलाई और फिर अंदर जाने के लिए बेताब हो गई। कैप्टन, कैप्टन, उनकी तेज आवाज गूंज रही थी, जिससे मीटिंग में मौजूद लोग जोर से हंसने लगे। जू कीगान का चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे उनके मन में हत्या की मंशा झलक रही थी। जैसे ही बैठक समाप्त होने वाली थी, झो होंग ने बर्खास्तगी की घोषणा करने के लिए खड़े होकर लियू चुन को कान पकड़कर वापस अंदर खींच लिया। अरे बदमाश, यहाँ रुकना नहीं चाहते? बिल्कुल भी इज्जत नहीं। आज रात तुम्हें खाना खाने की इजाजत नहीं है और तुम्हें 2 किलोमीटर दौड़ना होगा। लियू चुन का पूरा ध्यान उस लड़की पर था और उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। वह चिल्लाया, कैप्टन, यहाँ एक लड़की है। एक लड़की? कौन सी लड़की? झो होंग जाने ही वाला था, लेकिन ये सुनकर वह वापस आ गया। लियू चुन ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, कैप्टन, आपके गृहनगर से कोई आपसे मिलने आया है। हे भगवान, वह तो वाकई बहुत सुंदर है। झो होंग की आंखें चमक उठी। सचमुच? प्रशिक्षक जी, वह आपके लिए यहाँ नहीं है। मजाक मत करो, अगर वो मेरे लिए यहाँ होती तो मैं इतना खुश नहीं होता। जू कीगान की वॉरवुल्फ रेस्क्यू टीम में शामिल होने से पहले झो होंग थोड़ा अयाश किस्म का लड़का था। भर्ती होने के बाद जू कीगान ने उसे कड़ी परीक्षा से गुजारा और तब से उसके मन में जू कीगान के लिए गहरा सम्मान था। झो होंग साधन संपन्न होने के साथ साथ चिंताप्रिय भी था। सेवानिवृत्ति से पहले जू कीगान का उपनाम जीवितयम उनके जिले में काफी प्रसिद्ध था। झो होंग ने उनके लिए किसी दूसरे जिले से लड़की ढूंढने का सोचा था, लेकिन साल की शुरुआत में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान जू कीगान ने दक्षिणी जिले के हीरो को इतनी बुरी तरह हराया कि उनकी अपनी मां भी उन्हें पहचान नहीं पाई। लिविंग यम का उपनाम और भी अधिक फैल गया। 29 साल की उम्र में भी कोई युवती उससे बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। क्या ये किसी को चिंतित करने के लिए काफी नहीं था? कप्तान के अविवाहित होने से अधीनस्थ कर्मचारियों को शादी की छुट्टी लेने में सहज कैसे महसूस हो सकता है? ये कौन है? कितनी उम्र की है? सुंदर है क्या? हे भगवान, वह कितनी सुंदर है। कप्तान, आपको जल्दी जाना चाहिए। उसे धूप में खड़े मत रहने देना। जब जू कीगान को पता चला कि उसके गृहनगर से कोई उसे ढूंढ रहा है तो वह उदासीन रहा। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। वह झुककर कार्यालय में रखी रेत की मेज का गंभीरता से अध्ययन करने लगा और मन ही मन बार बार काल्पनिक विश्लेषण करने लगा। झो होंग और लियू चुन दोनों उत्साहित थे, लेकिन जू कीगान का चेहरा भावहीन बना रहा। उसने उनकी बातचीत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शेन निंग 1 घंटे तक द्वार पर इंतजार करती रही, लेकिन उसे जू कीगान नहीं दिखाई दिया। सितंबर की शरद ऋतु की धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे उसे चक्कर आ रहे थे और उसके गुलाबी गाल लाल हो गए थे। मैडम, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगी? आखिरकार किसी से भी उन्हें वहां खड़े देखना असहनीय हो गया और उसने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। अध्याय 20। उसे देखना नहीं चाहता? शेन निंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं धन्यवाद। वह बस चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी और उसे उससे मिलने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह आवेग में आकर आ गई। आप दरवाजे पर खड़ी, थोड़ी चक्कर आने के बावजूद उसका दिल शांत हो गया था। जैसे जैसे उसे शांति मिलती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके नए तय किए गए लक्ष्य पूरे होने से पहले ही चकनाचूर हो जाएंगे। वह हार मान लेना चाहती थी, मुड़कर चले जाना चाहती थी, लेकिन जू कीगान की मृत्यु से पहले उनके गर्मजोशी भरे आलिंगन की याद ने उसके लिए उसे जाने देना मुश्किल बना दिया। शेन निंग ने दांत पीसते हुए दरवाजे के पास बैठकर अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया। मैडम, हमारे कप्तान मीटिंग में हैं, आप वापस जाइए। लियू चुन ने माफी मांगते हुए अपना सिर खुजाया। शेन निंग खड़ी हुई, अपने आंसू रोकने की कोशिश की, सिर हिलाया और बोली, मैं समझ गई। जू कीगान उसे देखना नहीं चाहती थी, वह ये जानती थी। बिल्कुल। भला उसके जैसा निर्मम व्यक्ति किसी भी स्त्री से कैसे मिल सकता है? अगर वह हर उस स्त्री से मिलने निकल जाए जो उससे मिलना चाहे, तो क्या वह और भी ज्यादा नहीं रोएगी? ये समझते ही शेन निंग की शिकायत की भावना गायब हो गई। इसके बजाय उसने लियू चुन की ओर मुस्कुराया। अब वह पहले की तरह दयनीय नहीं लग रही थी। हे, मुझे खुशी है कि तुम गुस्सा नहीं हो। लियू चुन ने अजीब तरह से सिर खुजाते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं अचानक आ गया। चिंता मत करो, भले ही मैं अभी इतना दयनीय दिख रहा हूँ, एक दिन मैं जू कीगान को मुझसे वापस आने की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। शेन निंग ने बड़े उत्साह से कहा। लियू चुन ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, मिस, अगर आप सचमुच हमारे कप्तान को आपसे भीख मंगवा सकती हैं, तो आप वह व्यक्ति होंगी जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करूंगा। इसे मूर्ति कहते हैं। ठीक है, आइडल ही सही। तो आप वापस कैसे जा रहे हैं? इस समय तो कोई परिवहन साधन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पैदल वापस जा सकता हूँ। लियू चुन उसे यह खबर बताने के लिए बाहर आया था, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुक सका। कुछ शब्द कहकर वह जल्दी से अंदर चला गया। शेन निंग ने देखा कि सूरज डूबने वाला है। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शहर की ओर चल पड़ी। 1980 के दशक में ग्रामीण इलाका अभी भी सुनसान था। उसे शहर पहुंचने में 2 घंटे लगे। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंची तब तक उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और अंधेरा हो चुका था। थकावट से चूर होकर उसने रात का खाना छोड़ दिया, टिकट खरीदा और घर जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन में ही सो गई। आधी रात को शेन निंग एक बुरे सपने से जाग उठी। तंग डिब्बे में कई लोग आराम कर रहे थे। वह मेज पर लेटी हुई थी, उसकी बाहें सुन्न थी। उसने अपने चारों ओर लपेटने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढा, गर्म पानी का एक कप भरने के लिए उठी और धीरे धीरे पानी पीने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। उसे फिर से अपने बीते जीवन के सपने आने लगे, बुरे सपने जैसे दृश्य उसे सता रहे थे। शेन जियानगुओ की दर्द भरी आवाज, मेंगपिन की भयावह निगाहें, इन सब ने उसे कपकपा दिया। कप को पकड़े हुए गर्म मौसम के बावजूद उसे पसीना आने लगा। रात के दूसरे हिस्से में शेन निंग को नींद नहीं आई। हरी ट्रेन जंगल से तेजी से गुजरती हुई भोर होते होते टोनगॉन काउंटी पहुंच गई।
शेन निंग का गृहनगर यही था, उत्तर पूर्वी चीन का एक छोटा गुमनाम सा कस्बा। वह ट्रेन से उतरी, अपनी जेब में रखे पैसे गिने और एक कप सोया दूध पिया। उसने कस्बे तक जाने के लिए बस टिकट पर 1 युआन खर्च किए। अपने पिछले जीवन में इसी समय उसकी सौतेली बहन ने शहर के महापौर के मूर्ख बेटे से शादी की थी। इस बार वह खोए हुए समय को वापस पाना चाहती है। बस एक खस्ताहाल पुरानी गाड़ी थी जो आमतौर पर ग्रामीण गांवों में देखने को मिलती है। उसमें पर्याप्त सीटें नहीं थी, इसलिए कई ग्रामीणों ने बाजार से खरीदी गई वस्तुओं को फर्श पर रखकर कामचलाऊ बेंच बना ली। अध्याय 21। असहनीय प्रतिष्ठा। शेन निंग के पास कुछ भी नहीं था और बस में चढ़ने के बाद वह एक छोटे से कोने में सिमटकर बैठ गई। उसके आसपास के सभी लोग जानबूझकर या अनजाने में उसे ही देख रहे थे। ये लड़की किसकी है? कितनी सुंदर है, एक बुजुर्ग महिला ने हैरानी से कहा। अरे, क्या ये वही लड़की नहीं है जो शेन के तीसरे परिवार से है? शेन निंग के ही गांव के किसी व्यक्ति ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम्हें तो जनरल यूनियन डांस ट्रूप में होना था, वापस क्यों आ गई? कहीं तुम्हें निकाल तो नहीं दिया गया? हम तुम जैसे लोगों को तो निकाल ही देना चाहिए। शेन निंग ने पूरे समय अपना सिर नीचे रखा हुआ था, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों द्वारा पहचाने जाने से बचना चाहती थी। अब उन अपमानजनक शब्दों को सुनकर उसने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। आंटी, ये तो मानहानि है। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे चाची कहा। बोलने वाली एक युवती थी जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी। संभवतः खेती बाड़ी का काम करने की आदत न होने के कारण उसकी त्वचा ग्रामीण इलाकों की आम महिलाओं की तुलना में काफी गोरी थी। है ना? आपको आंटी कहना गलत तो नहीं है ना? शेन निंग ने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास के लोगों को अपनी मासूम बड़ी आंखों से देखा। हम बिल्कुल सही। शाओ झांग, तुम तो 30 साल की हो चुकी हो। 17 या 18 साल की लड़की का तुम्हें आंटी कहना सम्मान की निशानी है। आसपास के लोगों ने सहमति जताई। हाँ, उसने तुम्हें गलत नहीं कहा। बुढ़ापा कहे जाने पर सबसे ज्यादा अपमानित महसूस करने वाली युवती क्रोधित हो उठी। शेन निंग द्वारा उसे चाची कहना यह जताने जैसा था कि वह बूढ़ी और दकियानूसी हो चुकी है। लोगों को शेन निंग का साथ देते देख उसने गुस्से में अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली और उसके बाल खींचने के लिए तैयार हो गई। बेशर्म कुतिया, दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं तेरा मुंह नोच कर देती हूँ। आंटी, ये सार्वजनिक स्थान है, कृपया शिष्टाचार का ध्यान रखें। शेन निंग को आखिरकार याद आया, क्या ये युवती वही श्रीमती झांग नहीं थी जो गांव के पूर्वी छोर पर रहती थी? एक ग्रामीण विधवा जिसने वर्षों से खेती बाड़ी का काम नहीं किया था। इसका कारण कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से समझ सकता था। कहा जाता था कि गांव का मुखिया भी खेती बाड़ी के कामों में उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जी हाँ, शाओ झांग, तुम उसे नहीं मार सकते। आखिर यह एक सार्वजनिक स्थान था। श्रीमती झांग अभी शेन निंग पहुंची भी नहीं थी कि बस के अचानक झटके से उनका संतुलन बिगड़ गया। बस में इतने सारे लोग होने के कारण श्रीमती झांग उस तक नहीं पहुंच सकी और अंततः उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने केवल मौखिक कटाक्ष करने का सहारा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की, कुतिया? आधा साल बाहर रहने के बाद तुम्हें लगता है तुम बहुत बहादुर हो। तुम जैसी औरतें जहां भी जाती हो मुसीबत खड़ी कर देती हैं। श्रीमती झांग लगातार गालियां देती रही और गांव में फैले झूठे आरोपों का सजीव वर्णन किया। उन पर बचपन से ही पुरुषों को बहकाने, पढ़ाई ठीक से न करने, शिक्षकों के साथ सोने और यहाँ तक कि 14 साल की उम्र में गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया था। 80 के दशक के रूढ़िवादी और पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की गपशप किसी व्यक्ति को डुबा सकती थी। बस में बैठे अपरिचित यात्रियों ने शेन निंग को अजीब निगाहों से देखा। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके तीखे शब्द शेन निंग के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। उसने आखिर क्या गलत किया था? सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ उसके बचपन में एक आदमी के साथ भाग गई थी, क्या उसे जीवन भर ऐसी बदनामी झेलनी पड़ी? हम अपराधबोध हो रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रही। शेन निंग को चुप देखकर श्रीमती झांग और भी ज्यादा खुश हो गई। शेन निंग ने अपने सीने में उठ रही तीव्र घृणा को दबाया और गहरी सांस ली। शांत होने के बाद उसने श्रीमती झांग को दया भरी निगाहों से देखा और असहाय होकर बोली, आंटी, हमारे गांव में मुखिया और उनके रिश्तेदार आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रही। लेकिन आपने जो किया है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मुखिया और उनकी पत्नी को इसका पता चल ही जाएगा। अध्याय 22 निर्मम प्रतिवाद। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? विधवा झांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ट्रक के पीछे बैठे आदमी पर सावधानी से नजर डाली और मन ही मन चाहा कि काश वो शेन निंग की खाल उतार देती। झांग फॉन्ग ने क्या कहा? क्या ग्राम प्रधान और ग्राम मुखिया उसका बचाव कर रहे हैं? पहले शेन निंग की सुंदरता की प्रशंसा करने वाली अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह विधवा झांग को जानती थी। वे दोनों एक ही 10 मील और 8 गांवों के दायरे से थी। उत्साह में आकर उसने सीधे नाम बोल दिया। गपशप करते हुए उसने आगे कहा, यह बहुत अजीब लग रहा है। 2 आदमी एक विधवा का बचाव कर रहे हैं, उसमें कुछ तो हुनर होगा। हाँ। ट्रक में बैठे लोग जोर से हंसने लगे। झांग फॉन्ग गुस्से में उछल पड़ी और जल्दी से दयनीय चेहरा बनाकर दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे समझाने दीजिए सब लोग, ये पूरी तरह से झूठ है। ये सब उस कमीनी शेन निंग की करतूतें हैं। 10 मील और 8 गांवों में उसकी बुरी प्रतिष्ठा है। उसे दूसरों की खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो जानबूझकर कीचड़ उछाल रही है। उफ, उस कमीनी की जबान 6 महीने में पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। वह उसे अनगिनत बार अपमानित करती थी और हर बार शेन निंग रोती और चीखती थी। अब वह इतनी उग्र हो गई है। झांग फॉन्ग को भारी नुकसान हुआ था और अब वह थोड़ी आशंका के साथ शेन निंग की ओर देख रही थी। शेन निंग ने झांग फॉन्ग को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक सुई की तरह तेज थी। अपने पिछले जीवन में वह इन बदनामी के बोझ तले दबी रही जिसने उसके चरित्र को आकार दिया। इस जीवन में वह सबको ये बताना चाहती थी कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे अभी आपको आंटी नहीं कहना चाहिए था। आप इतनी जवान दिखती हैं और आपकी त्वचा इतनी गोरी है, आप आंटी कैसे हो सकती हैं? मुझे आपको बड़ी बहन कहना चाहिए था। तुम झांग फॉन्ग की अशुभ आशंका और भी प्रबल होती गई। शेन निंग की बातों के बाद ट्रक में बैठे सभी लोगों ने विधवा झांग की असामान्य रूप से गोरी त्वचा पर ध्यान दिया। ये त्वचा भला उस व्यक्ति की कैसे हो सकती है जो साल भर खेती बाड़ी का काम करता हो? गांव की मुखिया की पत्नी भी झांग फॉन्ग से ज्यादा उम्रदराज दिखती थी। लगता है ये छोटी बच्ची सही कह रही है। गांव के मुखिया और ग्राम प्रधान की सुरक्षा के बिना वह अपनी सुंदरता को इतना बरकरार कैसे रख सकती है? जाहिर है वह खेती बाड़ी का काम नहीं करती। वह विधवा है, लेकिन वह अधिकांश महिलाओं की तुलना में बेहतर जीवन जीती है।
बिल्कुल सही, ज्यादातर महिलाओं के पास खेती बाड़ी के काम के लिए सिर्फ एक ही पुरुष होता है, लेकिन उसके पास तो दो हैं। भीड़ की फुसफुसाहटें एक लहर की तरह झांग फॉन्ग के कानों में गूंज उठी और उसने बेतहाशा समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और किसी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। कहावत है कि अच्छी खबर घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन बुरी खबर हजारों मील दूर तक फैल जाती है। ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन के ज्यादा साधन नहीं होते, इसलिए लोग अलग अलग परिवारों के बारे में अफवाहें सुनकर समय बिताते हैं। चाहे किसी का अफवाह हो, छोटा साला अपनी साली से प्यार कर बैठे, घर की कोई लड़की किसी के साथ भाग जाए या कोई आदमी शराब पीने, जुआ खेलने और वेश्यालयों में जाने लगे। ऐसी अफवाहें महीनों तक चर्चा का विषय बनी रहती थी और जितनी ज्यादा फैलती थी उतनी ही बड़ा चढ़ाकर बताई जाती थी। झांग फॉन्ग का अफवाह होना कोई खास बात नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में विधवाओं का अफवाह होना आम बात थी, लेकिन उसका एक साथ दो पुरुषों के साथ अफेयर करना वाकई चौंकाने वाला था। मैंने नहीं किया, अपनी सफाई बेकार समझकर झांग फॉन्ग गुस्से में शेन निंग की ओर झपटी। अरे छोटी कुतिया, अपनी बात समझा। बकवास करने के लिए मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी, तुझे सबक सिखाऊंगी। जब कोई नफरत से भरा होता है तो उसकी ताकत असाधारण हो जाती है। झांग फॉन्ग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और सीधे शेन निंग की ओर दौड़ी, उसके बाल पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शेन निंग को ऊपर खींच लिया, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 23। घर के पास डर महसूस करना उसके बाल खींचे जा रहे थे, लेकिन शेन निंग ने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने शांत भाव से कहा, बहन झांग, अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगी तो हमें गांव वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कैसा रहेगा? जब विधवा झांग ने पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सुना तो वह डर गई और ज्यादा बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाई, बल्कि वहीं जम गई। कार के पीछे बैठा व्यक्ति उठकर आगे की ओर खिसक गया था। शेन निंग की बात सुनकर उसने चुपचाप अपना ये प्रयास रोक दिया। कितनी साहसी और संयमित लड़की है, साथ ही साथ उसका दिमाग भी कितना तेज है। उस व्यक्ति की आंखों में विस्मय का एक अंश दिखाई दिया। बहन झांग, अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अगर पकड़ी गई तो तुम्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, शेन निंग ने आगे कहा। गिरफ्तार शब्द सुनते ही झांग फॉन्ग ने अपनी पकड़ तुरंत ढीली कर दी। वह पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो वह अपना चेहरा कहां छिपाएगी? ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती हुई कार आखिरकार रुक गई। ड्राइवर ने बेसब्री से दरवाजा खोला और कहा, हम पहुंच गए हैं, आप सब जल्दी से उतर जाइए। शेन निंग, जिसे कार की उस यात्रा के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कई साल जी रही हो, झट से गाड़ी से उतर गई और अपने थोड़े से सामान को कसकर पकड़ लिया। जब उस आदमी ने उसे ढूंढना चाहा, तब तक वह गायब हो चुकी थी। कस्बे से शेन निंग का घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर। संयोगवश आज बाजार लगा हुआ था और सड़कें चहल पहल से भरी थी। शेन निंग उस रास्ते पर चल पड़ी जो उसे परिचित और अपरिचित दोनों लग रहा था। उसकी भावनाएं उथल पुथल से भरी थी। दशकों तक अपने गृहनगर से दूर रहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की, ताजी हवा में गहरी सांस ली और मानो उसे पुरानी यादों की महक महसूस हो रही हो। घुमावदार धारा पर बने एक छोटे पुल को पार करने के बाद वह गांव के प्रवेश द्वार पर चिनार के पेड़ और पूर्व और पश्चिम दिशाओं में फैले दो चौड़े खलिहान देख सकती थी। शेन निंग का घर गांव के पश्चिमी छोर पर खलिहान के बहुत करीब था। चिनार के पेड़ों के नीचे खड़े होकर वह अपने घर का खुला दरवाजा साफ देख सकती थी। खलिहान में खड़ी शेन निंग को अपने घर के पास पहुंचते ही अचानक आशंका की एक लहर महसूस हुई। अपने बीते जीवन के बारे में सोचते हुए उसने अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका रोना लगभग उन्मादपूर्ण हो गया था। अपने पिछले जीवन में भी जब उसे जेल की सजा सुनाई गई थी, तब भी वह इस तरह नहीं रोई थी। निंग निंग, क्या हुआ? पीछे से एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज आई। शेन निंग घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा कि उसकी सौतेली मां शेन लुहुआ ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उस समय शेन लुहुआ ने अपने पिछले जन्म की बेटी को खोने का दर्द अभी तक नहीं सहा था। 40 वर्ष की आयु में भी वह अपने बालों को बड़े करीने से संवार कर रखती थी और उनमें एक सौम्य शालीनता थी जो ग्रामीण महिलाओं में दुर्लभ थी। शेन निंग जानती थी कि जब उसकी सौतेली मां मुस्कुराती नहीं थी तो असल में वह बहुत गंभीर स्वभाव की होती थी। उसके पतले होंठ जब वह मुस्कुराती नहीं थी तो एक तीखी और ठंडी सी नजर से देखने लगते थे। निंग निंग, तुम वापस क्यों आए हो? तुम क्यों रो रही हो? अपनी सौतेली बेटी को बिना कुछ बोले रोते देख शेन लुहुआ ने चिंता से पूछा। अपनी इस सौतेली बेटी के लिए शेन लुहुआ हमेशा बहुत सतर्क रहती थी। सौतेली मां बनना आसान काम नहीं था और उन्होंने यह बात शेन निंग के साथ रहकर खुद सीखी थी। मुझे खेद है, इन 3 शब्दों के अलावा शेन निंग को और कुछ कहने का मन नहीं हुआ। दरवाजे पर मत खड़ी रहो, जल्दी मेरे साथ घर चलो। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि तुम वापस आ गई हो तो वे बहुत खुश होंगे। शेन निंग के गीत और नृत्य मंडली में शामिल होने के बाद से उसने घर कोई पत्र नहीं लिखा था। हालांकि उसके पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वे अक्सर खलिहान में खड़े होकर बाहर देखते रहते थे। 6 महीने पहले 2 पत्र आए थे, दोनों विवाह से संबंधित थे। पत्रों की सामग्री ने बूढ़े को बहुत प्रसन्न किया, लेकिन शू परिवार का रवैया अचानक बदल गया, जिससे बूढ़े इतने क्रोधित हो गए कि उनकी भूख ही खत्म हो गई। शेन लुहुआ की आवाज धीमी नहीं थी और आंगन में मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। सबसे पहले उसकी सौतेली बहन शेंगान बाहर भागी। शेंगान उससे केवल 1 साल छोटी थी और उसकी त्वचा स्वस्थ, चमकदार और गेहूं के रंग की थी। अध्याय 24। छोटी बहन शेंगान बैकवर्ड शेंगान उससे मात्र 1 वर्ष छोटी थी। उसकी त्वचा स्वस्थ, चमकदार और गेहूं के रंग की थी। उसकी नाक ऊंची और भौहें सुडौल थी। आज के सौंदर्य मानकों के अनुसार वह सुंदर नहीं दिखती थी। गांव के कई लोग तो उसकी पीठ पीछे उसे बदसूरत भी कहते थे, लेकिन भविष्य में वह निश्चित रूप से एक ऐसी देवी होगी जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोहित कर सकेगी। जब शेंगान ने उसे देखा तो उसकी आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं और उसने आक्रामक ढंग से कहा, तुम वापस क्यों आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अनान, अपनी बहन से इस तरह बात मत करो, शेन लुहुआ ने नाराजगी से डांटते हुए कहा। माँ, इस समय भी क्या आप इस उपद्रवी को बचा रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इसने मुझे काफी नुकसान नहीं पहुंचाया है? शेंगान की आवाज कांप रही थी और वह शेन निंग को ऐसे घूर रही थी मानो उसे खा जाना चाहती हो। मुझे माफ कर दो अनान, शेन निंग ने अपराध बोध से माफी मांगी। अपने पिछले जन्म में मरने से पहले वह शेंगान से केवल एक बार मिली थी। उस समय शेंगान का शव नगर प्रमुख के परिवार द्वारा वापस भेज दिया गया था।
लेकिन सभी चाचाओं और बुजुर्गों ने कहा कि एक विवाहित बेटी, विशेषकर गोद ली हुई बेटी को शेन परिवार की संपत्ति को अपवित्र नहीं करना चाहिए। वे किसी भी कीमत पर शेंगान के शव को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। उनके द्वारा कही गई कठोर और घृणित गालियां सुनकर हर कोई क्रोधित हो जाएगा। शेन निंग को अभी भी गांव के प्रवेश द्वार पर ताबूत में पड़े शेंगान के कमजोर शरीर की तस्वीर स्पष्ट रूप से याद थी। मृत्यु के समय भी उसने घर में एक कदम नहीं रखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शेंगान उसकी निगाहों से असहज महसूस कर रही थी। उसका तीखा चेहरा उतर आया और वह एक कदम पीछे हट गई। पीछे हटने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह शेन लुहुआ की ओर दौड़ी, उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ, उसे परेशान मत करो, चलो चलते हैं। उसने शेन लुहुआ को गांव के पीछे खेत की ओर खींचते हुए कहा। अनान, इतनी जिद्दी मत बनो। अपनी सौतेली बेटी को वापस देखकर शेन लुहुआ को लगा कि उसे सौतेली माँ होने के नाते उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना अगर उसके कठोर व्यवहार की अफवाहें फैल गईं, तो परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। माँ, क्या मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ या वो? शेंगान गुस्से से उछल पड़ी और शेन निंग को घृणा से घूरने लगी। उसकी काली सफेद आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। बचपन से ही तुम हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करते रहे। सबसे बढ़िया खाना, सबसे मजेदार चीजें तुम हमेशा सबसे पहले उसे ही देते थे। जब खेत में काम ज्यादा होता था तो मैं घर के सारे काम करती थी। वो गायन नृत्य मंडली में शामिल होना चाहती थी तो तुमने मुझे कस्बे के मुखिया के मस्खरे से शादी करवा दी, सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे वहां भेज दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें संतुष्ट होने के लिए मुझे मौत की घाट उतारना ही पड़ेगा? शेंगान के शब्द एक उन चाकू की तरह थे जो शेन निंग के दिल में चुभ गए, उसे खून से लथपथ और घायल कर दिया। मुझे माफ करना अनान। शेन लुहुआ को अपनी बेटी के लिए गहरा दुख हुआ। उस समय वह अपनी सौतेली बेटी को दिलासा नहीं दे सकी, इसलिए उन्होंने केवल माफी मांगते हुए कहा, निंग, पहले घर जाकर आराम कर लो, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। स्वादिष्ट? हम तो मुश्किल से ही बर्तन में पानी उबलने दे पा रहे हैं, शेंगान ने सीधे सीधे कहा। शेन लुहुआ ने झिझकते हुए मुस्कुराया। परिवार वाकई बहुत गरीब था। निंग को जनरल यूनियन भेजने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। अब वे बस शरद ऋतु की फसल का इंतजार कर रहे थे, वरना पूरा परिवार भूखा रह जाता। माँ, आप जाइए, मेरी बहन का मूड ठीक नहीं है, मेरी चिंता मत कीजिए, शेन निंग ने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा और अपनी सौतेली माँ की तरफ मुस्कुराई, जिसे वह कभी बेहद नापसंद करती थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी मूर्ख थी। इतनी अच्छी माँ पाना उसके लिए कई जन्मों का वरदान था। पिछले जन्म में उसने अपनी माँ का सही सम्मान नहीं किया था, लेकिन इस बार वह एक आज्ञाकारी पुत्री और एक योग्य बहन बनेगी। शेन लुहुआ ने उसकी बातों पर अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और यहाँ तक कि क्रोधित शेंगान भी उसे हैरानी से देखने लगी। माँ, मैं पहले जाकर खाना बना लेती हूँ, जल्दी वापस आना, शेन निंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर पहले जैसी तीखी नजर नहीं थी। शेन लुहुआ को देखते ही उनकी आंखों में स्नेह और दयालुता झलकने लगी, जिससे मन को सुकून मिला। अध्याय 25। माँ को पहली बार फोन करना। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है। शेन लुहुआ अपनी तंद्रा से बाहर निकली। उन्हें एक दशक से भी अधिक समय से इस पल का इंतजार था। ये पहली बार था जब उनकी सौतेली बेटी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा था, और वह अत्यंत प्रसन्न थी। जब तक शेन लुहुआ घर के पिछले हिस्से की ओर मुड़कर अपने परिवार के सब्जी के बगीचे में नहीं चली गई, तब तक उसे सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। अनान, मुझे चुटकी काटो और देखो कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, शेंगान ने निराशा से कहा। माँ, क्या यही तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षा है? उसने तुम्हें एक बार माँ कहा और तुम इतनी खुश हो गई। मैं तुम्हें हर दिन फोन करती हूँ और तुम मुझे नए कपड़े के लिए एक टुकड़ा तक नहीं देती। ये पहली बार है जब निंग ने मुझे फोन किया, शेन लुहुआ ने संतुष्टि से कहा। माँ, तुम बहुत पक्षपाती हो, बकवास मत करो। निंग ने बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अगर कोई तुम्हें रोजाना उंगली उठाकर कुतिया कहे तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगी? शेन लुहुआ ने गंभीर चेहरे के साथ सख्ती से डांट लगाई। अगर मैं होती तो मैं उनका मुंह नोच डालती। बेशक वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, केवल उस मूर्ख को ही किन कुइफिन के साथ खेलना पसंद था। शेंगान को सबसे ज्यादा नफरत किन कुइफिन से थी। उसने उससे ज्यादा घिनौना इंसान कभी नहीं देखा था। अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हारी और भी बुरी तरह से पिटाई होती। निंग को गायन और नृत्य मंडली में शामिल करवाना ही एकमात्र रास्ता है, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी माँ का होना वाकई बेरहमी थी। तो क्या उस मूर्ख से शादी करने पर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? शेंगान को घृणा महसूस हुई। अगर उसकी माँ का दिल इतना नर्म न होता तो वह कभी राजी न होती। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि शेन निंग ने इस समय वापस आने की हिम्मत कैसे की। वह जानती थी कि उसकी शादी होने वाली है। वह उसका मजाक उड़ाने के लिए ही तो वापस आई थी, है ना? खैर माँ, मैं इस जन्म में कभी शेन निंग को माफ नहीं करूंगी। शेंगान ने ताना मारते हुए शेन लुहुआ को वहीं छोड़ दिया और गांव के मुखिया के परिवार से शियाओ होंग को ढूंढने के लिए अकेले ही भाग गई। शेन निंग ने उस परिचित घर को देखा। धब्बेदार दीवारों पर पीले पड़ चुके पुराने अखबार चिपके हुए थे। मुख्य कमरे में एक बॉक्सियन मेज थी, जिसे उसके पिता ने उसके बचपन में बनाया था। बाईं ओर का कमरा उसके माता पिता का था और दाईं ओर का कमरा उसका और उसकी बहन का था। घर छोटा था। वह और अनान एक ही बिस्तर पर सोती थी, जिसके बीच में एक स्पष्ट सीमा रेखा बनी हुई थी, ठीक चू नदी के किनारे स्थित हान सीमा की तरह। अपनी पिछली अज्ञानता के बारे में सोचकर शेन निंग शर्म से लाल हो गई और उसका मन किया कि वह खुद को एक थप्पड़ मार ले। इस बार उसने तय कर लिया था कि उसकी बहन किसी भी कीमत पर गांव के मुखिया के परिवार में शादी नहीं कर सकती। जब शेन निंग मुख्य कमरे में खड़ी सोच में डूबी हुई थी, तभी शेन लाओसान घर के पीछे बने सुअरबड़े से बाहर आया। अपनी सबसे बड़ी बेटी को अंदर देखकर वह चौंक गया। निंग, तुम वापस क्यों आ गई? शेन लाओसान के हाथ से सिगरेट का पाइप लगभग गिर पड़ा। वह एक पुराना साथी था जो बाद में घायल हो गया था और पैर में चोट लगने के कारण सेवानिवृत्त हो गया था। उसे गीत और नृत्य मंडली की स्थिति का अंदाजा था। शहर इस समय उन्हें छुट्टी नहीं देगा जब तक कि कुछ गलत न हो गया हो। पापा, शेन निंग ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन वे एक एक करके बहते रहे। वह वहीं हक्का बक्का खड़ी रही। उसका शरीर कांप रहा था, वह हिल भी नहीं पा रही थी। तुम क्यों रो रही हो? क्या जनरल यूनियन में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ या किसी ने तुम्हें तंग किया? शेन लाओसान ने बेबसी से पूछा। वह हमेशा से एक ईमानदार व्यक्ति थे जो बिना शिकायत किए नुकसान सह लेते थे। वे हमेशा से ही मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ रहे थे।
शेन निंग को गीत और नृत्य मंडली में शामिल करवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना उनके जीवन का सबसे शर्मनाक फैसला था। आज तक उसे शेंगान की उस मूर्ख से सगाई के पीछे की सच्चाई नहीं पता थी। दरअसल गांव की मुखिया का परिवार संपन्न था, 10 मील और 8 गांवों के दायरे में सबसे प्रतिष्ठित परिवार। उसका मूर्ख पुत्र बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसके बारे में कोई बुरी अफवाहें नहीं फैली थी। ग्रामीण इलाकों में जब तक भोजन होता था तब तक और किसी चीज का कोई महत्व नहीं होता था। शेंगान की सगाई ने गांव के कई लोगों में ईर्ष्या पैदा कर दी, लेकिन शेन निंग जानती थी कि यह एक जाल है। उस मूर्ख का स्वभाव अस्थिर था और उसे घरेलू हिंसा की गंभीर समस्याएं थी। अध्याय 26, अध्याय 026। ये किसने कहा? क्या नृत्य मंडली में कुछ गड़बड़ हुई है? रोना बंद करो, हमें बताओ, हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। शेन लाओसान को पूरा यकीन था कि नृत्य मंडली में ही कुछ गड़बड़ हुई है। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर वह अंदर ही अंदर परेशान तो था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनकी बेटी जिद्दी थी और ज्यादा बोलने से भी कोई फायदा नहीं होता। दोपहर हो गई है, मैं तुम्हारी चाची को खाना बनाने के लिए वापस बुलाता हूँ। शेन लाओसान हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी शेन लुहुआ को माँ कहकर बुलाए, लेकिन जब भी वे इस बारे में बात करते उनकी बेटी हंगामा खड़ा कर देती। आखिरकार उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। पापा, कोई जरूरत नहीं, मैं खाना बना लूंगी। शेन लाओसान पहले ही दरवाजे से आधा बाहर निकल चुका था। अपनी बेटी की बात सुनकर वह झिझका और पीछे मुड़ा। तुमने क्या कहा? शर्म से शेन निंग का चेहरा और भी लाल हो गया। पापा, मैं खाना बनाऊंगी, शेन निंग ने कहा और सीधे रसोई में चली गई। मिट्टी के बने उस छोटे से घर में सीमेंट का चूल्हा बहुत साफ सुथरा रखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि शेन लुहुआ बहुत ही साफ सुथरी इंसान थी। शेन निंग ने रसोई में चारों ओर तलाशी ली, लेकिन वहां ज्यादा खाना नहीं था, बस कुछ साधारण मूली और कुछ हरी प्याजें थी। ये ग्रामीण सब्जी बागानों में आम थी और वहां मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। इस बार जब हम वापस आए तो परिवार के सभी लोग दुबले हो गए थे। शायद इसका कारण ये था कि दिन बहुत कठिन थे और उन्होंने लंबे समय से मांस नहीं खाया था। अपने पिछले जीवन में शेन निंग को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने घरेलू कामों की ट्रेनिंग ली और एक 5 स्टार होटल में काम किया। रसोई में काम करने वाले रसोइयों के साथ उनकी अच्छी बनती थी और अपनी लगन के कारण उन्होंने खाना पकाने के कई हुनर सीख लिए। शुरू में होटल में काम जारी न रख पाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा रेस्तरां खोलने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने रेस्तरां खोलने का विचार छोड़ दिया। क्या आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं? रसोई के बाहर से शेन लाओसान की आवाज आई। चावल जार में है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? पिताजी, मैं कर सकती हूँ, मैंने सब कुछ गीत और नृत्य मंडली में सीखा है। शेन निंग ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद जोर से जवाब दिया। गायन और नृत्य मंडली वाकई एक बेहतरीन जगह है, वहाँ किसी को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। शेन लाओसान ने घर से निकलते हुए आह भरी। आधे रास्ते में उन्हें याद आया कि उनकी बेटी गायन और नृत्य मंडली में जाती थी, खाना पकाने की कक्षा में नहीं। भला वह खाना बनाना कैसे सीख सकती थी? उसे उम्मीद थी कि वह रसोई में आग नहीं लगाएगी। ये सोचकर शेन लाओसान ने अपनी पत्नी को वापस बुलाकर खाना बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए। गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटी सी दुकान थी, जहां ग्रामीण दुकान के प्रवेश द्वार पर लगे बड़े बेर के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करना पसंद करते थे। आज बेर के पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग जमा थे। बाजार से लौटे कई लोग तो अपनी खरीदी हुई चीजें घर भी नहीं ले गए। वे बेर के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने के लिए बेताब थे। मैं आपको बता दूं, झांग फॉन्ग सचमुच बहुत चालाक है। बेचारी ची मेई उस पर इतनी मेहरबान थी, उसने तो एक शादीशुदा आदमी को भी बहकाने की हिम्मत कर ली। ये बात किन कुइफेन की दूसरी चाची कह रही थी, ची मेई, जिनका उन्होंने जिक्र किया, गांव की मुखिया की पत्नी और गांव की महिला समिति की निदेशक भी थी। ची मेई गांव की कई महिलाओं के लिए हमेशा से ईर्ष्या का पात्र रही थी। अब जब उन्हें पता चला कि विधवा झांग ने उनके पति को बहकाया है, तो कुछ महिलाएं खुश हो रही थी, कुछ आनंद से देख रही थी और कुछ ची मेई पर टूट पड़ने और उसका मजाक उड़ाने के लिए बेताब थी। क्या आपको लगता है कि यह सच है? जी हाँ, गांव में हम में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना है। श्याओ रहे, क्या तुम सचमुच नहीं जानते या जानने का नाटक कर रहे हो? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन किसी ने इतनी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की। दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जिससे हवा न गुजर सके। गांव वाले लंबे समय से आपस में गपशप करते आ रहे थे, लेकिन गांव की मुखिया की प्रतिष्ठा के कारण किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें नहीं पता, उस समय झांग फॉन्ग का चेहरा देखने लायक था, वह इतना भयानक था। किसने कहा कि? अध्याय 27, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूँ, देखो उनकी बेटी। अधेड़ उम्र की महिला ने भीड़ में खड़ी शेन लुहुआ की ओर इशारा करते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, उनकी बेशर्म बड़ी बेटी के अलावा और कौन ऐसी बातें कह सकता है? शेन लुहुआ, जो मूल रूप से ऊब के कारण इधर उधर भटक रही थी, तुरंत ही सबकी उपहास का निशाना बन गई। बूढ़े सेन की पत्नी, तो तुम्हारी बड़ी बेटी लौट आई है। ये सुनकर चारों ओर स्पष्ट हंसी गूंज उठी। वह दुष्ट लड़की बिल्कुल विधवा झांग जैसी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बोलने की हिम्मत की। शेन लुहुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो तुम सब, बस गपशप करने के लिए इकट्ठा होती हो, चुगलखोर औरतों का झुंड। उसने पहले भी कई बार लोगों को अपनी सौतेली बेटी के बारे में बुरा भला कहते सुना था, लेकिन तब सौतेली बेटी उसे मां नहीं कहती थी, इसलिए अपनी छोटी बेटी को इसमें घसीटने से बचने के लिए उसने अनसुना कर दिया था। लेकिन आज का दिन अलग था। चूंकि उसकी सौतेली बेटी उसे मां कहकर पुकारती थी, इसलिए उसे एक सच्ची मां बनना पड़ा। उसे अपनी बेटी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा। खांसी, हालांकि ग्रामीण इलाकों में उसकी बेटी की कोई खास प्रतिष्ठा नहीं थी। उसके इस अचानक हुए व्यवहार से आसपास के लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुमने दोबारा शादी कर ली है और फिर भी दूसरों के बारे में बोलने की हिम्मत कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम भी किसी काम की हो। अधेड़ उम्र की महिला ने गुस्से से थूकते हुए शेन लुहुआ को ऐसे देखा जैसे किसी घिनौनी चीज को देख रही हो। दूसरी चाची किन, आपको अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए। मेरी जबान पर लगाम क्यों लगानी है? खुद को देखो, शहर से होने का दिखावा मत करो। शेन लाओसान की पहली पत्नी भी शहर से आई हुई युवती थी। क्या वह भी किसी के साथ भाग नहीं गई थी? दूसरी आंटी किन अपनी तीखी जुबान के लिए मशहूर थी और किसी भी बहस में कभी हार नहीं मानती थी। उसका सबसे कुख्यात किस्सा था अपनी सास से झगड़ा करना, उनके दरवाजे पर एक छोटी सी बेंच पर बिना खाए पिए बैठे रहना और 3 दिन रात तक उन्हें कोसना।
उसके पूर्वजों की 18 पीढ़ियों से लेकर उसके ससुराल वालों और उसके मायके तक कोई भी उसके श्रापों से नहीं बच पाया। अंततः उसने अपनी सास को इतना क्रोधित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये शानदार रिकॉर्ड 10 वर्षों तक अटूट रहा और इसने उसे 10 मील और 8 गांवों के उस क्षेत्र में एक कुख्यात हस्ती बना दिया जिसे उकसाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। शेन लुहुआ का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन वह जानती थी कि दूसरी चाची किन कितनी शक्तिशाली थी और निंगनिंग दूसरी चाची किन की बेटी की दोस्त थी, इसलिए वह निंगनिंग को नाराज करने से डरती थी। माँ, क्या आप ठीक हैं? शेंगान, जो गांव के मुखिया के बच्चे के साथ खेल रही थी, ने दूर से शोर सुना और गांव के मुखिया की पत्नी और बच्चे के साथ वहां आई। माँ, उसके जैसी लोगों से बहस क्यों करती हो? क्या तुम उससे बहस में जीत सकती हो? शेंगान ने गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर कोई दोस्ताना भाव नहीं था। वह किन कुइफेन से नफरत करती थी और इसी वजह से दूसरी चाची किन से और भी ज्यादा नफरत करती थी। मुझे पसंद करने वाले लोग, तुम बदबूदार लड़की। दूसरी चाची किन जानती थी कि ओल्सान की पत्नी उसका मुकाबला नहीं कर सकती और वह और भी आक्रामक हो गई। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं कैसे जानूंगा? क्या तुम खुद नहीं जानते? अरे बदबूदार लड़की, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शहर के मेयर से संबंध है, तुम जो चाहो कर सकती हो। हाँ, मैं जो चाहूं वो करूंगी। शेंगान ने ठंडे लहजे में ताना मारते हुए शेन लुहुआ को घसीटते हुए कहा, माँ चलो इसके बारे में बात नहीं करते। अरे मत जाओ। दूसरी चाची किन और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गई और उन्हें रोकने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि गांव के मुखिया की पत्नी शेंगान के बगल में गुस्से भरे चेहरे के साथ खड़ी है। चीम एक कद में छोटी थी और शेंगान के पीछे खड़ी होने के कारण उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया था, इसलिए किसी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह भी वहां मौजूद है। दूसरी चाची किन उसे देखते ही एकदम पिचक गई, जैसे कोई पंचर गेंद पिचक गई हो। अध्याय 28, अध्याय 028। नीला ड्रैगन, सफेद बाग गांव की मुखिया की पत्नी, जो सारी गपशप की केंद्र बिंदु थी, आ गई और माहौल में निश्चित रूप से और भी हलचल मच गई। लेकिन न तो शेंग निंग और न ही उसकी बेटी में ये सब देखने की हिम्मत थी। वापस लौटते समय उनकी मुलाकात संयोगवश शेंग लाओसान से हो गई, जो उन्हें ढूंढते हुए बाहर आई थी। क्या हुआ बेटी, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? शेंग लाओसान ने हमेशा शेंगान को अपनी बेटी की तरह ही माना था। उनकी बड़ी बेटी जिद्दी और बिगड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें अपनी छोटी बेटी के प्रति ज्यादा अपराधबोध होता था। शेंग निंग जनरल यूनियन में चली गई और शेंग लाओसान ने शेंगान को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। क्या किसी ने फिर कुछ अप्रिय कहा? नहीं पापा, आप बाहर क्यों आए? शेंगान को लगा था कि शेंग निंग के वापस आने पर उसके पापा बहुत खुश होंगे और उसका खूब ख्याल रखेंगे। पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन पापा को उन्हें ढूंढते हुए बाहर आते देख उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। शेन लुहुआ ने अपनी बेटी के छोटे छोटे विचारों को देखा और पहले तो उसे डांटने का मन किया, लेकिन जब उसने अपनी सौतेली बेटी के उसे माँ कहकर पुकारने के बारे में सोचा तो वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लाओसान, आप निंगनिंग को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? खाने का समय हो गया है, चलिए घर चलते हैं और खाना बनाते हैं। ओह ठीक है। वह खास तौर पर अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए ढूंढने आया था। रसोई से परिचित होने के बाद शेंग निंग ने सबसे पहले एक बर्तन में सफेद चावल उबाले, फिर कुछ मूली साफ करके काट ली। उसने तेल के डिब्बे से बचा हुआ थोड़ा सा वसा निकाला और अपनी खास डिश बनाई, मांस की चटनी में मूली। हालांकि वहां मांस नहीं था, फिर भी चर्बी से काम चल सकता था। लकड़ी की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए उसने इसे धीरे धीरे पकाया और जल्द ही मुंह में पानी लाने वाली एक मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। लीक को तैयार करना आसान था। सबसे पहले उन्हें हल्का उबाला गया, फिर गर्म तेल में 2-3 सेकंड के लिए जल्दी से भुना गया। उचित मात्रा में नमक डालने पर व्यंजन तैयार था। क्योंकि उन्होंने आंच को अच्छी तरह से नियंत्रित किया और जल्दी से भून लिया, इसलिए साधारण तरीके से भुनी हुई लीक देखने में जीवंत और स्वादिष्ट लग रही थी। सब कुछ खत्म करने के बाद शेंग निंग को लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए वह अपने सब्जी के बगीचे में दौड़ी और 2 खीरे तोड़ लाई। वापस आकर उसने खीरे के टुकड़े किए, थोड़ा लहसुन कुचला और उसमें सिरका मिलाकर एक सरल और ताजा ठंडा खीरे का व्यंजन तैयार किया। जिस होटल में शेंग निंग काम करती थी वह सिचुआन और हुआयांग व्यंजनों के लिए मशहूर था। दक्षिण के लोगों द्वारा बनाया गया हर व्यंजन देखने में बेहद खूबसूरत होता था और रंग, सुगंध और स्वाद से भरपूर होता था। इसलिए वह पूर्वोत्तर के मिश्रित स्टू बनाने में उतनी अच्छी नहीं थी और दक्षिणी व्यंजन बनाने में बेहतर थी। लाओसान, क्या तुम घर पर हो? आंगन से एक कर्कश आवाज आई। शेंग निंग ने अपने एप्रन से हाथ पोंछे और जल्दी से बाहर निकल गई। आंगन में 50 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा था, लंबा और हट्टा-कट्टा, जो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति जैसा था, जिसके एक हाथ पर बाएं हरे ड्रैगन का टैटू और दूसरे हाथ पर दाएं सफेद बाघ का टैटू बना होता था। जब उस आदमी ने शेंग निंग को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। दुर्भाग्य से उसका चेहरा इतना उग्र लग रहा था कि उसकी मुस्कान अक्सर रोते हुए बच्चों के एक समूह को डरा देती थी। शेंग निंग का चेहरा शांत था और उसने उत्सुकता से पूछा, आप कौन हैं? तुमने डर का कोई भाव नहीं दिखाया। जू शियानिक्सियोन की उग्र आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, लेकिन शेंग निंग से वह और भी संतुष्ट हो गया। उसने अपने बेटे के लिए शेंग निंग को पत्नी के रूप में चुना था, सिर्फ इसलिए कि उसने सुना था कि वह बहुत सुंदर है। आखिर किस आदमी को खूबसूरत औरतें पसंद नहीं आती? उसका बेटा, जो लगभग 30 साल का था, अभी तक शादी नहीं कर पाया था। पिछले कुछ सालों में युद्ध के मैदान में रहने के कारण उनके पास शादी के बारे में बात करने का समय ही नहीं था। अब जब आखिरकार उन्हें शादी करने का मौका मिला तो जाहिर है कि वे सबसे खूबसूरत लड़की से ही शादी करना चाहते थे। इस फैसले के लिए उसे कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी जू शियानिक्सियोन अपने फैसले पर अडिग रहा। सद्गुणी पत्नी से विवाह करो, ये सब बकवास था। दुर्भाग्यवश उसका बेटा तैयार नहीं था। जू शियानिक्सियोन बचाव दल के पास दौड़कर जाना चाहता था और उस बदमाश को सबक सिखाना चाहता था। इतनी खूबसूरत पत्नी को पीछे छोड़कर जाने का उसे एक दिन पछतावा जरूर होगा। क्या उसे बहुत डरे होने का नाटक करना चाहिए? वह सोच रही थी कि क्या अभी भी समय बचा है। अध्याय 29, अध्याय 029। खलनायक गांव, तुम शेंग निंग ही होगे, है ना? मैं जू किगान का पिता हूँ। जू शियानिक्सियोन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पिछवाड़े में मौजूद सुओ भी डर गए। क्या? शर्म से शेंग निंग का चेहरा लाल हो गया। तो वो जू किगान के पिता थे। अब उन्हें समझ आया कि जू किगान को जीवितियम उपनाम कहां से मिला था।
क्या बात है, क्या मैं उसके जैसा नहीं दिखता? हाँ, आप दोनों काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। बकवास, वो बदमाश मेरे अच्छे रूप रंग के आगे कुछ भी नहीं है। शेन निंग अवाक रह गया। ये कैसा अविश्वसनीय आत्मविश्वास है। जू किगांग उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। घर लौटने पर शेन लाओसान ने दूर से जू शियानिक्सियों की आवाज सुनी। वह जल्दी से अंदर गया और ये देखकर राहत महसूस की कि उसकी बेटी डरी नहीं थी। इस निर्धारित विवाह का प्रारंभिक उद्देश्य पूरी तरह से स्वयं जू किगांग पर आधारित था। जहां तक उनके पिता की बात है तो उसका वर्णन करना कठिन है। आपकी बेटी भी काफी अच्छी है। अफसोस की बात है कि हमारे बिगड़े बेटे को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है। जैसे ही जू शियानिक्सियों ने शेन लाओसान को देखा, उसने पंखे जितने बड़े हाथ से उसकी पीठ थपथपाई, जिससे वह लगभग गिर ही गया। अंदर बैठो, अंदर बैठो। शेन लाओसान उसे बैठक कक्ष में ले गया। शेंगान ने शेन निंग को घूरकर देखा और अपने कमरे में वापस चला गया। शेन लुहुआ ने शेन निंग को मुस्कुराते हुए कहा, निंग, क्या तुम आनान को मेरी मदद के लिए बुला सकती हो? मैं खाना बना दूंगी। माँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया है। क्या? शेन लुहुआ उसे हैरानी से देखती रह गई। उसे बचपन से ही खाना बनाना नापसंद था। वह अक्सर चीजें तोड़ देती थी या नखरे दिखाती थी। उसने खाना बनाना कब सीखा? शेन लुहुआ का सदमा स्पष्ट था, जिसे देखकर शेन निंग ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने पहले जो बचकाना व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शेन लुहुआ के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। मुझे पहले से ही बहुत खुशी है कि तुम मुझे माँ कहकर बुलाती हो। धन्यवाद, माँ। शेन निंग ने ऊपर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उसका गुलाबी और सुंदर चेहरा देखकर शेन लुहुआ को चक्कर आने लगा और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे रसोई में पहुंच गए। जब शेन लुहुआ को होश आया तो वह चूल्हे पर रखे व्यंजनों को सूंघने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अच्छी खुशबू आ रही है। निंग निंग, तुम मुझसे बेहतर खाना बनाती हो। शेन लुहुआ के खाने को गांव में पहले से ही अच्छा माना जाता था, लेकिन उस दौर के ग्रामीण इलाकों में जब तक किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त होता था, स्वाद की उतनी चिंता नहीं होती थी। शेन निंग के होंठ हल्के से मुड़े। उसके पास आवश्यक सामग्री और मसाले नहीं थे, वरना यह और भी स्वादिष्ट होता। जब माँ और बेटी व्यंजन और चॉपस्टिक तैयार कर रही थी, तब जू शियानिक्सियोंग और शेन लाओसान बैठक कक्ष में बातचीत करने लगे। जू शियानशियोंग आज मुख्य रूप से अपने बेटे के व्यवहार के लिए माफी मांगने आए थे। उनकी शादी तय हो चुकी थी और उस शरारती बच्चे ने इसका विरोध नहीं किया था। उसके स्वभाव को देखते हुए इसे सहमति ही माना जा सकता था। किसने सोचा था कि शरद उत्सव के बाद वह इतनी दृढ़ता से इनकार कर देगा। जू शियानिक्सियोंग उस फोन को लेने के लिए कस्बे की आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में गए थे और अपने बेटे के लहजे को सुनकर वे गुस्से से लगभग मर ही गए थे। उस उद्दंड लड़के के उग्र स्वभाव और कठोर प्रवृत्ति को देखते हुए उसका पत्नी पाना सौभाग्य की बात थी। इसके अलावा शू गांव की इतनी बदनामी थी कि सभ्य परिवारों की लड़कियां वहां शादी करने की हिम्मत नहीं करती थी। जू गांव की बात करें तो ये बेहद गरीब था और 10 मील और 8 गांवों के दायरे में इसे बदमाशों का गांव के नाम से जाना जाता था। जू शियानिक्सियोंग जब जवान था तब एक कुख्यात बदमाश और गुंडा था। युवा और विवाहित महिलाएं उससे दूर रहती थी और उसने 30 साल की उम्र में ही शादी की थी। परिवार बसाने के बाद जू शियानिक्सियोंग ईमानदार हो गया और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी पुरानी आदतें नहीं बदली। उसकी एक नजर ही लोगों को थर्रा सकती थी। साल के अंत में प्रोडक्शन टीम द्वारा वितरित सामग्री को उनके घर पर पहुंचाना आवश्यक था। ये तुलना करना कठिन था कि किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा खराब थी। जो लोग उनसे दूर रहते थे वे उनकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते थे। जू किंगलोंग और राइट व्हाइट टाइगर के समर्थन से वे किसी को भी डराकर मौत के घाट उतार सकते थे। अध्याय 30। एक हरी टोपी। इसलिए जब उस वर्ष जू किगांग ने प्रस्थान किया तो पूरे गांव और यहां तक कि पूरे कस्बे ने भी उन्हें विदाई देने के लिए घंटों और ढोल बजाकर जश्न मनाया। हालांकि छोटा यमा अपने पिता जितना कठोर नहीं था, फिर भी वह उनसे कहीं अधिक निर्मम था। उसकी एक नजर ही उसके पिता को चुप करा सकती थी। उसे देखना ही भय का कारण था। बाद में पता चला कि लोगों का अनुमान सही था। काउंटी कार्यालय के अनुसार दक्षिणी सीमा के युद्ध क्षेत्र में लिटिल यामा एक दुर्जय व्यक्ति थे जो युद्ध में आक्रामक होकर दुश्मन को भय से भागने पर मजबूर कर देते थे। चोटों के कारण उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने और उनके कुछ सेवानिवृत्त साथियों ने मिलकर एक बचाव दल का गठन किया। ये हमारे देश का पहला आधिकारिक बचाव दल भी था। लाओसान, चिंता मत करो, हमारे परिवार ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जब वो बदमाश छुट्टी पर वापस आएगा तो देखना मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। शेन लाओसान उठी और जू शियानिक्सियोंग के लिए एक कटोरा सादा पानी डाला, फिर बोली, इसका मतलब बस यही है कि उनका साथ होना तय नहीं था। माता पिता होने के नाते हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। मुझे हमेशा से लगता था कि आपके परिवार की वो लड़की अच्छी है। अगर उसकी शादी हमारे परिवार में हो जाए तो मैं उससे खेती का काम नहीं करवाऊंगा। हाँ। शेन लाओसान का बुरा चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि उसकी बेटी को खेती बाड़ी का काम बिल्कुल नहीं आता था। चलो इस बारे में भूल जाते हैं। तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। वैसे भी मेरी बहन को शादी के प्रस्ताव ठुकराए जाने की आदत हो गई है। शेंगान ठीक उसी समय अपने कमरे से बाहर निकली और यह सुनकर उसने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई। ये कैसी बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हालांकि यह सच था, फिर भी शेन लाओसान ने भौहें चढ़ा ली। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि शेंगान ने बाहरी लोगों के सामने इस तरह बात की। शेंगान को पहले से ही इस बात का दुख था कि उसकी अपनी मां ने उसे एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर किया था और शेंग निंग की वापसी के साथ वह और भी अधिक तीखी जुबान वाली हो गई थी। अपने पिता को अपने बारे में इस तरह बोलते सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं सच कह रही हूँ। इन 10 मील और 8 गांवों में जाकर पूछो कौन उससे शादी करने की हिम्मत करेगा। शायद धोखा मिलने से पहले कोई उससे शादी भी न करे। तुमने हद पार कर दी। गुस्से से आग बबूला होकर शेंग लाओसान ने अपनी पाइप उठाई और शेंगान पर झपटा। जू शियानशियोंग ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका। शोर सुनकर शेंग निंग और शेन लुहुआ सदमे से आंखें फाड़कर कमरे में दौड़े आए। अचानक हुए हमले में शेंगान को 2 चोटें लगी, जिससे उसे इतनी चोट आई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। शेंग निंग उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई और जल्दी से शेंगान के सामने खड़ी हो गई। पिताजी, आप बिना किसी कारण के उसे क्यों मार रहे हैं? क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते?
मुझे तुम्हारी झूठी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। शेंगान ने शेंगमिंग को धक्का देकर दूर कर दिया और उसे एक लड़ाकू मुर्गे की तरह घूरते हुए बोली, अगर तुम न होती तो अनान। शेन लुहुआ ने अचानक जोर से डांट लगाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शेनान जो कुछ भी कहने वाली थी, लुहुआ की सख्त निगाहों के सामने उसने अपना मुंह बंद कर लिया और गुस्से में बाहर निकल गई। अनान, रात के खाने के लिए वापस आ जाओ। तुम कहाँ भाग रही हो? शेन मिंग उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन शेन लुहुआ ने उसे वापस खींच लिया। जाने दो, उसे शांत होने दो। शांत होने के बाद वह ठीक हो जाएगी। वो एहसान फरामोश लड़की, उसकी उम्र कितनी है? उसके शब्द कितने कठोर हैं। शेन लाओसान गुस्से से हौंकते हुए बोला। पिछली चोटों के कारण उसे कई स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिनमें एक खराब पैर भी शामिल था, जिसके कारण वह लंगड़ाकर चलता था। नतीजतन उसका स्वास्थ्य वर्षों से खराब था। सर्दी के मौसम में उसके पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। जाहिर है, इस बहस का उस पर गहरा असर हुआ था। शेन लुहुआ तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि उसे डर था कि गुस्से के कारण उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस स्टोरी एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AK ब्रॉडकास्ट अमेजिंग नॉवल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस स्टोरी एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AK ब्रॉडकास्ट अमेजिंग नॉवल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस स्टोरी एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AK ब्रॉडकास्ट अमेजिंग नॉवल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस स्टोरी एंड डोंट फॉरगेट